सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज हम रीजनिंग का मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे एक तो सीरीज़ देखेंगे, नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और किस तरीके से मतलब हम नंबर सीरीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, कौन कौन सा मेथड होता है, और लेटर सीरीज़ को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। इसमें यही अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग और मिक्स कोडिंग। इसमें फिर हम ये कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, 5 इसमें करेंगे, ऐसे ही इसमें भी करेंगे। उसके बाद फिर हम कोडेड स्टेटमेंट्स देखेंगे कुछ कि किस हिसाब से पूछ सकते हैं, ये थोड़ा कई बार मैंने देखा एग्ज़ाम में आ जाता है। उसके बाद ब्लड रिलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे फिर ब्लड रिलेशन के बाद हम कौन सा टॉपिक करेंगे, इसमें डायरेक्शन सेंस, ठीक है। डायरेक्शन के बाद हम कोशिश करेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को टच करने की। तो ये वाले सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर कर रहे हैं। अब देखो, जूनियर असिस्टेंट के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है उसको ज़रूरी है सबसे पहले कि वो आप लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा सा एनालाइज करो कि उसमें रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन किस हिसाब से आए हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो, लास्ट ईयर का पेपर है हमारा ये वाला। इसमें देखो, मैंने मैथ्स का जो आपको पोर्शन करवा दिया है ना, आप अगर मैथ्स के क्वेश्चन देखोगे, जो मैंने मैथ्स का मैराथन करवाया है, ये क्वेश्चन सारे आप आराम से निकाल लोगे देखते ही, ठीक है। जो अगर आप बोलो तो मैं कुछ क्वेश्चन दिखवा ही देता हूँ आपको। जैसे मान लो हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन किए थे CPSP वगैरह के, वो वाले क्वेश्चंस देखो कितने आसान से पूछे। आप देखो इसमें रीजनिंग में देखो, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो देखो डायरेक्शन पे क्वेश्चन आया है, ये भी डायरेक्शन पे क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन पे है। तो पेपर डालने वाले ने 3 क्वेश्चन डाल दिए सीधा डायरेक्शन पे ही। उसके बाद ये देखो हमारे पास आगे जो हमने रीजनिंग में पढ़ना है, ठीक है। फिर ये आ गया हमारा ब्लड रिलेशन पे। तो ब्लड रिलेशन पे मैंने देखा कि सिर्फ स्पेसिफिकली इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली वो पूछ रहे हैं। किसी पिक्चर को रेफ़र कर रहा है कोई बंदा कि ये मेरा ऐसे लगता था या ये उस बंदे का ऐसे लगता था, तो बताओ वो बंदे आपस में क्या हैं। ये देखो पॉइंटिंग टू वार्ड द सीता। तो ये 3 क्वेश्चन इन्होंने डाले हुए हैं सीधे, जिसको हम बोल सकते हैं ब्लड रिलेशन पे। उसके बाद मैंने जैसे मैथ्स में आपको करवाया था तो वो बता देता हूँ। जैसे देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं। आपको SP दे के रखी है, सेलिंग ए कार फॉर भी, तो मैं कहने का मतलब SP दे के रखी है 64,000, ठीक है। उसके बाद लास्ट परसेंटेज भी दे के रखी हुई है कितनी, 20%। इस क्वेश्चन को करो ज़रा, CP कितनी होगी वो पूछा हुआ है। तो सिंपल आपको क्या करना है, SP अपॉन CP इज इक्वल टू आ गया आपका 100। यहाँ पे लास्ट है तो लास्ट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। तो सिंपल वैल्यूज़ डालोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है तो ये बिल्कुल ईजी है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। पूछा क्या था आपको, CP पूछा हुआ है, तो SP की वैल्यू दे के रखी है 64,000, ठीक है। अपॉन CP इज इक्वल टू आपको 100 माइनस लास्ट, तो लास्ट आपको कितना दे के रखा है 20%, तो इधर कितना आ जाएगा 80 अपॉन 100, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 8 1 8, 8 8 64, तो 8000 ये आ गया। तो ये आ गया 80,000 CP आपका, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, देखते ही क्वेश्चंस निकल रहे हैं। ये देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पे दे के रखा है आपको कितना 960, लास्ट दे के रखा है लास्ट परसेंटेज 4%। यहाँ पे भी CP पूछा हुआ है आपको, तो आपको वही करना है, SP अपॉन CP पूछा हुआ है। लास्ट परसेंटेज मतलब 100 माइनस 4 कितना हो गया आपका 96 अपॉन 100। ये तो डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। ये देखो 10 और CP की वैल्यू कितनी आ गई 1000। इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद ये देखो CP दे के रखा है आपको कितना 600। 5% ऑफ कास्ट प्राइस चार्ज टुवर्ड द ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, इसी में आपको ये 5% भी इसी का डालना है। तो 5% ऑफ 600 कितना होगा, 6 5 30। तो आपको 630 हो गया टोटल CP आपका। उसके बाद आफ्टर एडिशन नेट प्रॉफिट में, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दिए कि उसको कितना हुआ है 15%। तो सेलिंग प्राइस पूछी हुई है, सेम जैसे हमने नीचे किया वैसे ही, मतलब SP अपॉन CP तो 630 आ जाएगा, और प्रॉफिट परसेंट है तो मतलब 115 हो जाएगा, 100 प्लस अपॉन आ गया 100। तो सिंपल आपको क्या करना है, SP निकालना है। तो 115 इंटू 630 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 23 इंटू 63 अपॉन 2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 11.5 इंटू 63 करना है, ठीक है। तो आप देख लो कितना है, मल्टीप्लाई करना है सिंपल। उसके बाद एवरेज के क्वेश्चन भी हमने किए थे, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6 स्टूडेंट की आपको दे के रखी है, एवरेज 50 है 6 स्टूडेंट की, ठीक है। तो एवरेज 6 की इतनी है, 1 मिनट, एवरेज दे के रखी है आपको 50 कितने की, 6 स्टूडेंट्स की। तो मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स है, तो अपॉन 6 आ जाएगा। ये 50 दे के रखा। उसके बाद बोला 2 स्टूडेंट की 51 है, कोई 2 स्टूडेंट हैं उनकी कितनी है 51 है। फिर 2 स्टूडेंट्स की दे के रखी है 55 है, ठीक है। फिर एवरेज वेट पूछा आपको, मतलब सबको मिला के 10 के 10 का कितना होगा। तो आपको सिंपल ये वाली वैल्यूज़ देखनी है कितनी होगी टोटल। तो ये कितनी है 6 5 30, 300 प्लस 5 2 10, 102, 110 ऐड करना, आंसर आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय 10 भी करना है साथ में, ठीक है।
तो कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब एवरेज के क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी ईजी। 100 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं टोटल और उनका एवरेज दे रखा है 35, ठीक है। और बाद में बोला है कि एक को 83 की जगह 53 था, तो मैंने आपको बताया था 99 को आप वही मान लो जो 99 ऑब्जर्वेशन, वो तो चेंज नहीं हो रही हैं। इसने पहले 83 दे के रखा था लेकिन हकीकत में वो 53 था। जब 83 था तो एवरेज कितना था 35, तो आपको यहाँ से वही की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी 3500 माइनस 83, वो हो जाएगा 3417, तो आपकी वाई की वैल्यू निकल गई। अब मैंने बताया था सिंपल आपको 83 की जगह कितना डालना है 53 प्लस वाई अपॉन 100 आपको निकालना है कितना होगा। तो वाई की वैल्यू तो हमें पता है 3417, तो वाई की जगह वो डालना है अपॉन 100 करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है। सेम ये भी वैसे ही दिया हुआ है, ये तो अर्थमेटिक मीन पूछा है सिंपल। ये देखो 20% मतलब 20/100 इंटू 25% इंटू 300, 0 0 कैंसिल हो गए, 4 5 10 5 3 15, मतलब आप देखते ही आंसर निकाल सकते हो इनके। ठीक है, तो ओवरऑल देखो ये क्वेश्चन भी, ये तो बिल्कुल नंबर सिस्टम से पूछा हुआ। नेचुरल नंबर में अगर है 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। यहाँ पे पी वाई क्यू बोल रहे हैं पी इंटू क्यू 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि कौन सी नहीं हो सकती, तो आप देख लो 64 बन कैसे सकता है। 1 इंटू 64 64 होगा, 2 इंटू 30 264 होगा, 3 से तो होता नहीं है, 4 इंटू 16 64 होगा, 5 6 7 8 से होगा, 8 8 64, इसके बगैर तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो देखो किसको प्लस करके इनमें से कौन सी वैल्यू आ रही है। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पी प्लस क्यू, तो ये आपका पी है, ये क्यू है ना, तभी तो पी इंटू क्यू 64 हो रहा है। अब दोनों को ऐड करो, 64 प्लस 1 65 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 32 और 2 34 यहाँ पे नहीं दिए है। 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 दे के रखा है। 8 और 8 कितने हो गए 16 भी दे के रखा, तो मतलब आंसर क्या है 35। तो मतलब इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ और रीजनिंग के, तो हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन ये वेस्ट नहीं है। यहाँ से मैं आपको अंदाज़ा लगा रहा था कि आप देखो किस हिसाब से, अगर आपने मैथ्स का मैराथन देखा हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को देख के ही आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बैक अपने रीजनिंग वाले मैराथन पे। तो इसमें मैं क्या बता रहा था, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये तो आपको पता ही है। जैसे वर्बल रीजनिंग में क्या है कि हमारे पास कुछ ना कुछ लिंग्विस्टिक सिंबल्स दिए होंगे, जैसे वर्ड्स वगैरह के हिसाब से, तो वर्बल रीजनिंग हो जाती है। नॉन वर्बल में फिगर्स, ग्राफ्स, ड्राइंग वगैरह दे रखी होंगी। प्रीपोजिशनल रीजनिंग में क्या है कि जैसे ए और बी की वैल्यू दे के रखी है, बोलेंगे सी की वैल्यू कितनी होगी अगर ये वाली इक्वेशन बन रही है, तो मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू बी अगर, तो सिंपल वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक रीजनिंग। हम देखो सीधा इसको चलते हैं यहीं पे, सीरीज से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो सीरीज़ का क्वेश्चन आपको हैंडल कैसे करना है, हम देखेंगे। अभी आया भी था पीछे सीरीज़ का क्वेश्चन, इसके लास्ट में हम कर लेंगे अपने पीवी को जो है ना हमारा 2024 का, उसको एक बार ट्राई कर लेंगे। तो पहले देखो नंबर सीरीज़ में आपको याद क्या क्या रखना है। पहली चीज़, नंबर सीरीज़ में आपके पास प्राइम नंबर सीरीज़ हैं, डिफरेंस सीरीज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि सबसे पहले जब भी नंबर सीरीज़ को करने की कोशिश करोगे ना, तो पहले सबसे पहले उसमें ढूंढो कि प्राइम नंबर सीरीज़ तो नहीं है ये। ठीक है, जनरली क्वेश्चन इसी पे आते हैं, इसलिए पहले नंबर पे इसी को ढूंढ लो। फिर देखो डिफरेंस तो नहीं है कहीं पे, मतलब डिफरेंस के बेसिस पे तो नहीं सीरीज़ दे रखी, या मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन देखो। फिर उसके बाद अगर इन चारों में से कुछ ना मिले आपको, ये जल्दी जल्दी करना है आपको, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर ये एनालाइज कर लेना है कि प्राइम नंबर सीरीज़ है, डिफरेंस सीरीज़ है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है कि डिवीजन सीरीज़ है। उसके बाद अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर आप देखो कहीं स्केयर तो नहीं दे रखे आपको, या स्केयर में से -1 या -2 तो नहीं किया हुआ, या स्केयर में +1 या +2 तो नहीं किया हुआ, या +3 भी हो सकता है। ऐसे ही n² + n तो नहीं है कहीं, ठीक है, या n² - n तो नहीं है, n³ तो नहीं है। तो कहने का मतलब स्केयर, क्यूब ये देखने हैं, और साथ में उनकी एडिशन 1 या 2 से तो नहीं हो रही है कहीं, या 3 से तो नहीं हो रही है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेटर सीरीज़ में उसमें इसमें एक चीज़ और भी होती है नंबर सीरीज़ में। कई बार क्या है कि जैसे मान लो आपको इसमें वो बोलते हैं, जैसे मान लो आपको एक नंबर देख रखा है 43, फिर देंगे 94। ठीक है, फिर मान लो आपको 43 के बाद दे रखा है, एक मिनट ऐसे करते हैं, पहले 17 दे के रखा है, फिर दे दिया उन्होंने 94, फिर उसके बाद दे दिया 19, फिर दे दिया 98। तो अब हो क्या रहा है कि पहले सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसे वाले केसेस में जनरली वो क्या करते हैं, अल्टरनेट्स नंबर, याद रखना। ठीक है, तो इसको इसके साथ देखो कि आपस में ये सीरीज़ अलग से बन रही होगी और ये वाली सीरीज़ अलग से बन रही होगी। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज़ भी हो सकती हैं, 2 को छोड़ के भी पूछ सकते हैं अगर कोई लंबी होगी। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा। मेरा काम है यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग में आपको आइडिया देना कि आप अप्रोच कैसे कर सकते हो। आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेटर सीरीज़ में या तो 1 लेटर सीरीज़ होगी, या कंबाइंड होगा, मतलब 2 लेटर की सीरीज़ होगी, या 3 लेटर की होगी, जनरली यही होता है हमारे पास। अब देखें कोडिंग और डिकोडिंग, उसमें पहले जाने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। जैसे
आपके पास पेन और नोटबुक होना चाहिए। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अब अभी लिख लो। मान लो 2 दिया है, उसके बाद मैंने 3 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 7 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है, 17 दिया है, तो बताओ क्या आएगा। ये तो देखने में ही लग रहा है 2 के बाद 3 है, तो मतलब ये प्राइम सीरीज़ में है, पहला वाला ही ऑप्शन हमारा। तो यहाँ से आपको प्राइम नंबर चाहिए, तो 17 के बाद क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। मतलब यहाँ से देख के भी आप बता सकते हो, ठीक है। या फिर आपको ऐसे ही दे रखा हो, 2 के बाद उसने 5 दे दिया है, 3 नहीं है, फिर उसके बाद 11 है, 17 है, 23 है, 31 है। तो इसको भी देख के पहले आप देखो कि सारे के सारे कहीं प्राइम नंबर्स तो नहीं है, तो ये प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे। तो यहाँ से भी आइडिया लग जाएगा कि देखो 2 के बाद जो 3 हमारा प्राइम नंबर है वो इन्होंने छोड़ दिया है, 5 के बाद 7 छोड़ दिया है, 11 के बाद 13 छोड़ दिया है, फिर 17 के बाद 19 छोड़ दिया है, ऐसे 23 के बाद 29 छोड़ दिया है, फिर 31 के बाद एक छोड़ दो, 31 के बाद कौन सा आएगा, 37 छोड़ दो, 37 के बाद कौन सा आ जाएगा हमारा, 41, ठीक है। तो ऐसे करके भी इसको आराम से कर सकते हो। उसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डिफरेंट सीरीज़ पे भी आ सकता है। तो आपको पहले क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मान लो 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, फिर बताओ क्या आएगा, फिर 23 है, 26। ये तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। 2 प्लस अगर आप 2 के बाद क्या ऐड किया आपने, 3 ऐड किया, फिर 5 के बाद क्या किया, 3 ऐड किया, यहाँ पे भी 3 ऐड किया, यहाँ पे भी 3 ऐड किया। तो हर जगह 3 की एडिशन है यहाँ पे। ऐसे ही मान लो आपको एक क्वेश्चन है 45, उसके बाद दे दिया आपको 38, फिर ऐसे फिर दे दिया 24, 17, 10, 3। तो यहाँ पे जब ऐसे दिख रहा हो नहीं समझ आ रही तो उल्टा भी चल सकते हो। यहाँ से देखो क्या किया है, +7 आ गया 10, +7 किया 17 आ गया, +7 किया 24 आ गया, तो इसमें 7 ऐड कर लो। नहीं तो यहाँ से माइनस करके चले जाओ, -7 करके, -7 करके, तो वैसे करके भी कर सकते हो। अब देखो जो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब जिनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होगी ना, उन सीरीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाली होंगी उनमें काफ़ी ज़्यादा जंप होगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन है 2 के बाद है 6, उसके बाद 18 है, 54 है। आपको देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है आगे जाते हुए, ठीक है। फिर आगे लास्ट में आपको बोला वो 486 है या 1458 है, ऐसे करके। तो आपको सिंपल देखना है कि कहीं पर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो नहीं हो रही है। तो ये तो आसान सी थी, देखो 2 3 ज़र 6 हो गया, 6 3 ज़र 18 हो गया, 18 3 ज़र, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं आगे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में ही प्लस भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे 8 होता तो 2 इंटू 3 + 2 होता, फिर ऐसे ही करके +2 होता, 8 से 24 + 26 दे देते। तो लेकिन हमें देख के ही पता चल रहा है इसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीज़न हो रही है, वो आप देख के ही अंदाज़ा लग जाना चाहिए आपको। तो वहाँ पर मतलब ये नहीं कि आप ऐसे वाली सीरीज़ में भी प्लस माइनस ढूंढ रहे हैं पहले, तो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके पास 720, उसके बाद 120, फिर 24, 6। आप देखो इसके बाद डायरेक्ट कितना बड़ा जंप है, फिर बड़ा जंप है। तो कहने का मतलब यहाँ पे डिवीज़न हो रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे 6 4 ज़ा 24, 24 इंटू 4 करोगे या कितना करोगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो इक्वल भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो। जैसे अगर इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो सोचो किससे करोगे, 6 से, तो ये आ गया। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 करो तो 24 आ गया। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 हुआ है, तो इसका मतलब नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो ये सीक्वेंस ढूंढनी होती है कि 6 के बाद 5 4 3, तो जो सीक्वेंस इन तीनों में लग रही है या इन चारों में लग रही है, सेम आगे भी लगानी है हमें, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 32, 48, 72, 162, 243। बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो 32 के बाद 48 है, 48 के बाद 72 है, ठीक है। फिर अगर देखोगे तो आपको लगेगा डिफरेंस उतना ज़्यादा तो नहीं है इसमें दिया हुआ, तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडिशन ट्राई कर लो, मतलब 32 में मैं क्या ऐड करूँ कि 48 हो जाए, ठीक है। क्या ऐड करूँगा बताओ, 16 ऐड किया मैंने। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें 48 एंड 72 का, तो 50 20 70, तो 24 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। 16 के बाद 24 का डिफरेंस। अब मुझे यहाँ पे नहीं पता है कि यहाँ पे क्या डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि 16 के बाद 24 है। अब तो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे 16 का डिफरेंस था, यहाँ पे 24, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेता हूँ कितना है। 16 और 24 में कितना होता है हमारा, 8 का डिफरेंस, ठीक है। लेकिन एक नंबर मेरे पास और होता तो मैं वहाँ से डिफरेंस देख सकता था। तो इससे ट्राई कर सकते हैं 162 और 243। यहाँ पे आ गया हमारा 81 का डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फिर पजल हो रहा है बंदा कि यहाँ पे 8 का डिफरेंस था। अगर मान लेता हूँ इसमें 8 ऐड करता हूँ मैं, तो 8 4 12, 2 1 3, तो आ गया मेरे पास कितना, 32। तो मतलब 24 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए, 32, ठीक है। तो अब फिर उसी हिसाब से मुझे आगे भी ऐड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अब देख के तो नहीं पता चल रहा, तो क्या करोगे, वही कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कहीं स्केयर तो नहीं हो रहा या मल्टीप्लाई या इस टाइप का कुछ हो तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे जनरली अगर आप देखोगे, आप पहले थोड़ी सी खुद ट्राई कर लो, फिर अगर नहीं समझ आ रही तो मैं बता देता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं एक सीरीज़ को सॉल्व करने के, लेकिन आप देखो कहीं पे 1/2 से 3/2 से मल्टीप्लाई करके तो नहीं काम बन रहा है कहीं हमारा। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि वो कैसे पता चलेगा, आप इस वाले को इससे डिवाइड करो, मतलब 48 से 32 का इनका रेशो देख लो कितना है। हो सकता है कि वो रेशो सेम हो, जिसको हम
जीपीबी बोलते हैं। एपीजीपी तो पढ़ा होगा ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे मान लो ये 16 आ गया, ये आ गया मेरा 24, 4 4 जार, 4 6 जार, 2 3 जार और 2 2 जार, तो मतलब 3/2 का रेशो है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी 3/2 का रेशो दिख जाएगा। अब जैसे आपको रेशो सेम मिल गया, अब तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल 3/2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 72 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 6 18 9 10 108 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ट्राई कर सकते हो। तो कहने का मतलब आपको अप्रोच ही रखनी है। आप कहीं पे एन स्केयर हो सकता है, मतलब स्केयर की सीरीज़, क्यूब की सीरीज़, इस टाइप में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो 3 4 क्वेश्चंस वो भी देख लेते हैं। अब देखो, अगर सीधा लिखा हो उन्होंने, जैसे मान लो 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, देखिए तो देख के पता चल रहा है कि ये 1 का स्केयर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो इस हिसाब से स्केयर में भी पूछ सकते हैं। आप इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मान लो 0 के बाद 4 दिया, फिर 16 दिया, फिर 36 दिया, फिर 64। तो अब इसमें क्या किया इन्होंने, 0 का स्केयर मान लो यहाँ पे 2 का स्केयर, यहाँ पे 4 का स्केयर, यहाँ पे 6 का। तो मतलब ये 0 2 4 6 8 ऐसे करके उनका स्केयर ले रहे हैं। तो मतलब स्केयर में वो बीच में छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको ट्राई वैसे ही करना है। अब इसी में थोड़ा सा और चेंज कर देंगे, मान लो 0 के बाद दे दिया आपको 3, फिर दे दिया 8, फिर दे दिया 15 24 35। अब देखो यहाँ पे तो देख के तो नहीं पता चल रहा है कि मतलब, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि कहने का मतलब यहाँ पे देखो 0 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है। अगर हम देखें स्केयर से एक एक कम लग रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ 1 का स्केयर -1, तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 0। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 2 का स्केयर -1, कितना हो गया, 4 में से 1 बाकी 3। फिर मैं लगा रहा हूँ 3 का स्केयर -1, 3 3 9 में से 1 बाकी 8। फिर मैं लगा रहा हूँ 4 का स्केयर -1, तो आ गया 15। ऐसे ही 5 का स्केयर -1 24। तो ये आइडिया कहाँ से आता है, जैसे मान लो 3 का स्केयर हमें पता है 9 होता है, लेकिन यहाँ पे 8 दे रखा है। 5 का स्केयर 25 होता है, लेकिन यहाँ पे 24 दे रखा है। तो मतलब एक एक कम दिया हुआ है। इस हिसाब से भी अप्रोच कर सकते हैं। अब इसी में वो +1 करके दे दे कुछ, मान लो 2 के बाद आपको 5 दिया, फिर 10 दिया, फिर 17 दिया, फिर 26 दिया। लेकिन आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे 10 है, मतलब 9 + 1 कर रहा है, ये 16 + 1 है, ये 25 + 1 है, ये 4 + 1 है। तो अब पता चल गया स्केयर +1 कर रहा है, सिंपल। ठीक है, तो n स्केयर +1 की सीरीज़ लग रही है। ऐसे ही n स्केयर +2 की सीरीज़ लगा सकता है वो। ठीक है, n स्केयर +n की, जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब 0 के बाद मान लो 2 दे दिया, फिर 6 दे दिया, फिर 12 दे दिया, फिर 20 दे दिया। इसके और भी तरीके हैं, जैसे 0 और 2 में आप डिफरेंस देखो, 2 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 6 के बाद होना कितना चाहिए था, हाँ 8 का ही है। ठीक है, उसके बाद 10 का, तो आगे 12 का होगा। इसी में दूसरी सीरीज़ भी लग सकती है। सीरीज़ में लगाने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो 0 का स्केयर +0, ठीक है, 1 का स्केयर +1, 2 का स्केयर +2, 3 का स्केयर +3। देखो 2 का स्केयर +2 कितना हो गया, 6। 3 का स्केयर 3 3 9 +3 कितना हो गया, 12। ठीक है, ऐसे ही 4 का स्केयर +4 कितना हो गया, 4 4 16 और 4 कितना हो गया, 20। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हम इसमें से क्या क्या लगा सकते हैं। एन स्केयर की सीरीज़ देखिए हमने, ये सारी देख लिया। एन स्केयर +n भी देख लिया अभी। ठीक है, ऐसे एन स्केयर -n भी हो सकता है, n³ का भी हो सकता है। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको कैसे पता चलेगा, जब इसमें सीरीज़ में एक्चुअली होती प्रैक्टिस है। तो आपको करना क्या है, एग्ज़ाम से कम 50 क्वेश्चन करके जाना। मतलब उससे पहले आप, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है ना, उससे एक रात पहले आप 50 क्वेश्चन ट्राई करके जाना रैंडम से, लेकिन उसके आंसर भी देख के जाना कि अच्छा इसमें यहाँ पे ये लगाया, यहाँ पे ये लगाया, ताकि आपके माइंड में रहे वहाँ पे कि अब यहाँ पे मुझे क्या क्या लगाना है। लेकिन इसमें आपको ये वाली याद रखना है कि इसमें ये लग सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 1 के बाद आपको सीधा 8 दे के रखा है, ठीक है, फिर 27 दिया है, फिर 64 दिया है, फिर 125 दिया है। तो आसान है, देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे 1 का क्यूब है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे 4 का क्यूब है। यहाँ पे पहले स्केयर के भी ट्राई कर सकते हो आप कि 1 का स्केयर 1 हो गया। यहाँ पे इन्होंने 2 का 2⁻³ किया है, मान लो 2 2 4 2 8। फिर लेकिन यहाँ पे क्या करूँगे, 27 हो जाए, तो मतलब 3 का क्यूब किया है, तो 1 2 3 ऐसे 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो आपको आइडिया हो जाएगा प्रैक्टिस से ही। अब चलते हैं नेक्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर सीरीज़ में हम कैसे अप्रोच करते हैं। अब पीछे बच गया लेटर सीरीज़, तो लेटर सीरीज़ के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग पे। अब आपको एक टिप देता हूँ मैं, टिप इन द सेंस कि आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना, देखो OMR बेस्ड पेपर है, तो जैसे एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको पहले अगर शीट मिलेगी नहीं तो आपका डेस्क होगा या कुछ भी होगा, पेन, मतलब आपका टाइम स्टार्ट होने से पहले कोशिश करना कहीं भी, या तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, या कहीं पे किसी पेज के ऊपर जो आपको क्वेश्चन पेपर ही मिलता है, अब टाइम स्टार्ट होने से पहले ही पेपर बांट देते हैं, तो उसके बैक साइड पे या लास्ट पे
आप कम से कम ना ये वाली ABCD लिख लो वहाँ पे, ठीक है, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। उसके बाद आपको पता है N से स्टार्ट हो, मतलब ये 13 ये होगी, 13 तक यहाँ लिखना है, फिर यहाँ से नीचे, या वैसे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, RSTUVWXYZ ये लिख लेना जाके जाते ही, और ऊपर लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 13 तक हो गया, फिर यहाँ से 14 से लेके आपको लिखना है 26 तक। इसके नीचे नंबरिंग लिख देना कि Z के नीचे ये, N के नीचे ये, अगर बाई चांस आप भूल रहे हो तो, वरना इसके आसान तरीके भी हैं याद रखने के। अब इसका उल्टा हो या सीधा, और दूसरा आपको ये भी आना चाहिए, जैसे मान लो, अच्छा आप इतना ही बहुत है, एक तो आपने ये लिख दिया, उसके बाद आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद होने चाहिए, वो हेल्प करेंगे आपको सीरीज़ में पता करने के कि क्यूब स्क्वायर तो नहीं है, देख के ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे मान लो आपको 20 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, ठीक है, 11 से लेके 20 तक, बाकी तो आपको पता होंगे, 11 से 20 तक याद होने चाहिए। ऐसे 11 से लेके 20 तक, बल्कि 1 से लेके 10 तक या 20 तक आपको क्यूब भी याद होने चाहिए, तो आपकी सीरीज़ के क्वेश्चंस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको याद होंगे कि अच्छा इसका स्क्वायर इतना होता था तो इसके पास वाला नंबर है, आप वहाँ से आइडिया लगा लोगे। तो एक तो आपको ये वाला पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी लेटर सीरीज़ करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे हमारे। अब इसके कोड वगैरह भी हैं, जैसे सारे ही बताते रहते हैं, EJOTY से क्या पता चलता है कि ई की वैल्यू 5 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है, इसकी 20 है, इसकी 25 है, तो ये 5 के मल्टीपल में EJOT आता है हमारा। तो हमें 25 की वैल्यू पता है, 20 की, 15 की, 10 की और 5 की, तो हम इसके आसपास वाले, जैसे मान लो मुझे के की वैल्यू पता करनी, तो मुझे पता है जे के बाद के आता है, तो जे की वैल्यू तो मुझे 10 पता है, तो इसका मतलब के की 11 होगी। अगर याद नहीं रह रहा है तो एक ये तरीका भी है आपके पास, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लो 1 लेटर सीरीज़ आ रहा है आपको, मैंने ऊपर बताया ना आपको 1 लेटर सीरीज़, तो 1 लेटर सीरीज़ में क्वेश्चन आ रहा है आपको, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़रा, आपके पास पेन नोटबुक होना चाहिए, साथ साथ में ये नोट करते रहो शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो एक क्वेश्चन है, मान लो आपके पास ए के बाद आपको दिया है सी, फिर दिया है ई, फिर दिया है जी, उसके बाद आपको के दिया है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, ए के बाद सी दिया तो मतलब बी मिसिंग है, ठीक है, सी के बाद डी मिसिंग है, ई के बाद एफ मिसिंग है, ऐसे ही दो दो भी मिस कर सकते हैं, 3 दिन भी मिस कर सकते हैं, तो उस हिसाब से पहले तो ये आइडिया लगा लो कि ए के बाद कितने कितने मिसिंग हैं, उसी हिसाब के अब जी के बाद आप एक मिस कर लो, ठीक है, मान लो एफ़ मिस किया, एफ़ के बाद क्या आ जाएगा, जी, जी के बाद यहाँ पे एच था ना, एच मिस किया तो आई आंसर आ गया, आई के बाद जे मिस किया तो के आ गया, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, कई बार उल्टा सीधा भी हो जाता है कि पूरी की पूरी सीरीज़ में ये चीज़ लगनी चाहिए। तो दूसरे हिसाब से जैसे बताते हैं कि A+2 कर दो तो C आ जाएगा आपका, तो वो तरीके भी हैं, लेकिन मतलब मैं ऐसे ही करता हूँ कि डायरेक्ट इतना टाइम नहीं होता है, +2 -2 करते रहो, सीधे देखो डिफरेंस कितने का है, कितने बीच में से कट रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका आंसर निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो ज़रा, ए के बाद आपको बी दे रखा है, फिर डी दिया है, फिर जी दिया है, फिर उसके बाद ये पूछना है कि यहाँ पे बताओ क्या होगा, A B D G, उसके बाद ये है, देखो ए और बी में तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद बी में और डी में कितना, सी का डिफरेंस है, मतलब 1 का डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 का डिफरेंस था, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, बी के बाद सी गायब है, डी के बाद ई भी गायब है और एफ भी गायब है, तो 2 गायब हो गए, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो गया एक किस्म से। इसका मतलब यहाँ पे 3 का डिफरेंस होगा जी के बाद, कहने का मतलब आपको दो, जैसे यहाँ पे आपने 2 गायब किए, यहाँ पे 3 गायब करो, जी के बाद एच भी गायब कर दो, आई भी गायब करो, जे भी गायब करो, उसके बाद क्या आ जाएगा, के, ठीक है, फिर LMNO 4 गायब किए तो पी आ गया। तो ऐसे करके भी कर सकते हो, मतलब इसमें ये है कि आपके अपने मेथड्स भी हो सकते हैं इसमें, ये प्रैक्टिस से होगा सारा का सारा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपके पास बी के बाद दिया है आपको डी, फिर दिया है जी, फिर दिया है आई, फिर दिया है एल, फिर दिया है एन, अब पूछने आगे क्या आएगा। तो एक तो तरीका से जैसे मैंने आपको बोला ना ABCD आपने वो सारी लिख के रखी है, तो वहाँ से भी आइडिया लग जाता है कि सीधा आप एक के बाद यहाँ पे जंप कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे, तो वहाँ से भी ऐसे वाले क्वेश्चन एकदम निकल जाते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को हम उसी के थ्रू ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जो मैंने बोला कि आप जाते ही पहले पेपर पे, या फिर जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा लास्ट में सबसे पहले ABCD लिख लो, ठीक है। तो आपने लिखा ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। अब देखो एक तो आपको बी दे के रखा है, ठीक है, उसके बाद आपको डी दे के रखा है, उसके बाद आपको जी दे के रखा है, उसके बाद आपको आई दे के रखा है, उसके बाद आपको एल दे के रखा है, और फिर आपको एन दे के रखा है। अब पूछ रहे हैं आगे क्या आएगा, आप खुद सोचो, ए के बाद बी है, बी के बाद ये सी छोड़ दिया हमने, फिर हमने 2 छोड़ दिए यहाँ पे हमने एक ही छोड़ा था, ठीक है, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए को तो हम मानेंगे ही नहीं कि ए है हमारे पास, तो बी से स्टार्ट हुआ तो 1 छोड़ा, फिर हमने 2 छोड़े, फिर 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़े,
फिर एक छोड़ा तो अब इसका मतलब 2 छोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यू। समझ रहे हो? तो ऐसे इससे आसान हो जाता है, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या सीरीज़ लग रही है। इसमें उल्टे सीधे भी बोल सकते हैं, जैसे जे के बाद वो डब्ल्यू दे देंगे, एच के बाद अपोजिट में यू दे देंगे, एम के अपोजिट में जेड, तो इस हिसाब से वो, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, यही ABCD आपको लिखनी पड़ेगी तभी पता चलेगा सही से। ठीक है, तो इसमें और कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपको AEIO, तो आगे बताओ आगे क्या है। तो ये वाला तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ए ढूंढोगे उसके बाद ई ढूंढोगे फिर आई ढूंढोगे, ये तो आपको आइडिया है कि AEIOU आपके वावल्स होते हैं, तो यहाँ पे तो यू ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसी की जगह अगर मान लो उन्होंने दे के रखा है आपको A फिर D फिर I और फिर P, अब पूछ रहे हैं अब बताओ क्या आएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके ऊपर आप नंबर भी लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे देखो ए दे के रखा है, तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा है पहले ए की। ठीक है, एक मिनट हम इसका कलर चेंज करते हैं। एक तो ए दे के रखा है, उसके बाद आपको डी दे के रखा है, उसके बाद आपको आई दे के रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको पी दे के रखा है। अब अगर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे कितने का है, 2 का। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 का। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 का। ठीक है, तो कहने का मतलब डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 2 का, फिर आया 4 का, फिर आया उसके बाद 6 का, अब कितने का आएगा, 8 का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वैसे करके भी इसको ट्राई कर। अब आसान तरीका क्या था कि ए की वैल्यू लिखो, यहाँ पे क्या थी 1, डी की कितनी है 4, आई की कितनी है हमारे पास, आई की आती है 9, और पी की कितनी आ गई हमारे पास 16। अब देखो यहाँ से देख के आपको क्या आइडिया लग रहा है, या तो डिफरेंस जैसे यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, 5 4 9, यहाँ पे कितने का है 9 7 16, तो 3 5 7। एक तो ये तरीका था। दूसरा क्या है कि देखो ये स्केयर भी दे रखे हैं, 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, तो नेक्स्ट क्या होगा 5 का स्केयर, तो 5 5 जा 25। ठीक है, तो देखना है 25 पे कितना होता है, तो सीधा EJOTY, तो मतलब वाई आ रहा है, तो आंसर क्या है आपका ये। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। लेकिन वो सीरीज़ सब पे लगनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, हर जगह लगनी चाहिए, तब मज़ा है। और आपको ये सारे वैल्यूज़ याद होने चाहिए, A से लेके Z तक, और इनकी ये वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया अगर आपका। अब 2 नंबर सीरीज़ देख लेते हैं, मतलब कंबाइंड टू लेटर सीरीज़। तो कंबाइंड टू लेटर सीरीज़ में आपको आ सकता है, जैसे मान लो, या फिर हाँ ऊपर ही देख लो, तो पहले ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे मान लो A के बाद उन्होंने सीधा Z दे दिया, फिर B के बाद Y दे दिया, फिर C के बाद X दे दिया, तो पूछेंगे D के बाद क्या आएगा। तो ये आराम से पता चल रहा है, ये 1 नंबर है इसका 26 है, इसका 2 नंबर है इसका 25 है। ठीक है, तो कहने के बाद 1 के बाद 2 है, 2 के बाद यहाँ पे देखो 3 है, 3 के बाद यहाँ पे क्या है 4 है। ऐसे यहाँ पे 26 से 25 आ गए, 25 से 24 चले गए, 24 से आप कितना चले जाएंगे ये 23, तो आपको याद रखना 23 पे क्या होता है, तो वो आंसर आ गया। तो ऐसे भी अप्रोच करने के तरीके हैं आपके पास। ठीक है, आई होप इससे ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो 2 लेटर सीरीज़ में आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहाँ पे कैसे अप्रोच करना है। जैसे मान लो आपको दिया है AM, फिर दे दिया BN, फिर दे दिया CO, फिर दे दिया DP। अब पूछा यहाँ पे बताओ क्या है, अगर आगे आप FR है आपके पास। तो ये क्वेश्चन एक बार ज़रा ट्राई करो, कैसे करोगे इसको। अब इसको अप्रोच करने के वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब देखो आपको कुछ सीक्वेंस नज़र आ रही है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको A दिखा, यहाँ पे आपको B दिखा, यहाँ पे C दिखा, यहाँ पे D दिखा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो E आना चाहिए, आगे F है। यहाँ पे आपको M दिखा, यहाँ पे N है, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, तो इसका मतलब यहाँ पे Q आना चाहिए। अब ये आपको आइडिया कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका इसको क्या है, कोई बंदा इसको दूसरे तरीके से भी अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। जैसे मान लो DP के बाद आपके पास क्या था FR, तो अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान लो A की वैल्यू 1 होती है, M की वैल्यू कितनी होती है 13। ठीक है, ये आ गया 13, ये आ गया 1, तो मतलब 1 + 13 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये 14 वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे B था मतलब 2, प्लस N की वैल्यू कितनी होती है 14, तो 14 + 2 कितना हो गया आपके पास 26। ऐसे C की वैल्यू कितनी होती है 3, और MNO की वैल्यू कितनी होगी 15, तो 15 3 कितने हो गए 18 हो गए। ऐसे मान लो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है 4, प्लस P की कितनी होगी, P की होगी आपकी 16, 16 और 4 कितने हो गए 20 हो गए। तो मतलब देखो 14 के बाद, हाँ 14 तो 16 हो गया ना यार, एक मिनट, 14 के बाद 16 आ गया, 16 के बाद 18 आ गया, 18 के बाद 20 आ गया, तो इसका मतलब 20 के बाद क्या आएगा 22। तो आप ऑप्शंस में देखो किसका एडिशन 22 बन रहा है, तो वो भी आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर आगे यहाँ पे आपका एडिशन 24 बनना चाहिए तब, क्योंकि ये सीक्वेंस पूरी की पूरी चलनी चाहिए। लेकिन ये तो देख के ही पता चल रहा था, तो इसका ये अप्रोच भी है, वो भी है। कोई और तरीका आपको मिल रहा है तो वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन ये कि वो सीरीज़ सब की सब
मतलब जो चीज़ आपकी अप्लाई हो रही है ना वो पूरी की पूरी सीरीज़ पे होनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से सिर्फ 3 पे अप्लाई कर दी और 3 पे दूसरी सीरीज़ अप्लाई कर देगी, 3 पे तो ये चल रहा है 3 पे ये चल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो अगर +2 सब पे चल रहा है, +2 +3, या तो ऐसे जाना चाहिए 2 3 4, या जाना चाहिए 2 5। मान लो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है तो आगे 8 होना चाहिए, 8 के बाद 11 होना चाहिए। तो ये ना हो कि 2 5 8 के बाद 10 हो रहा है तो आप बोलो कि हाँ यहाँ पे 3 3 था फिर उसने 2 कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो जो चीज़ आपने सीक्वेंस एक साइड से लगाई है वो पूरी की पूरी सीरीज़ के ऊपर लगनी चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। जैसे है मान लो ABDEGH, यहाँ पे MN। अब बताओ इसको कैसे करोगे। तो ये आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे AB था, C मिसिंग है, DE आ गया, F मिसिंग है, GH आ गया, I मिसिंग है तो यहाँ पे क्या आएगा, IJK आ जाएगा, फिर L मिसिंग है, MN आ गया। तो ये सब एक एक मिसिंग सब पे चल रहा है तो इसलिए हमने ये वाली सीरीज़ लगा दी। तो इस हिसाब से आपको ट्राई करना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। मान लो AACEEIGO, आगे क्या आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से पता चलेगा ना आपको, आप कुछ समझ भी आ रहा है कि मैं बोले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3 लेटर सीरीज़ की। तो ये 2 लेटर का समझ आ गया ना कि मतलब आपको सीक्वेंस ढूंढनी है सिंपल सी। अब 3 लेटर में जैसे मान लो आपको दिया है ABC, फिर दे दिया CDF, फिर दे दिया क्या, अब यहाँ पे बताओ क्या है, GHJIJL। अब सोचो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, इसने सीधा लिखा है ABC, उसके बाद ABC के बाद उसने यहाँ पे D उड़ा दिया। ठीक है, बीच में वैसे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे D आगे है। तो यहाँ पे देखो C के बाद CDF लिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस बन नहीं रही है क्योंकि ABC यहाँ तक था, फिर यहाँ के बाद C के बाद E छोड़ दिया उसने और D लिख रहा है, फिर F लिख रहा है, मतलब E छोड़ दिया CD के बाद। तो यहाँ से तो मुझे कुछ सीक्वेंस नज़र नहीं आ रही। फिर क्या करोगे, एक से दूसरी जगह पे जंप करो। कहने का मतलब यहाँ पे फर्स्ट लेटर देखो क्या था A, यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे क्या है G, यहाँ पे क्या है I। तो यहाँ पे आ गया A, यहाँ पे आ गया C, यहाँ पे आ गया G, यहाँ पे आ गया I। अब देखो A के बाद B मिसिंग है, C के बाद यहाँ पे मान लो D को मिसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर E आना चाहिए, इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट। E के बाद हम F मिसिंग कर रहे हैं तो G है, G के बाद H मिसिंग कर दिया तो I है। तो कहने का मतलब ये सीक्वेंस तो लग रहा है कि पहले पहले अल्फ़ाबेट पे इसने एक एक मिस किया है। फिर उसके बाद देखो B के बाद C मिस कर रहा है, D आ गया, D के बाद E मिस करेगा तो क्या आएगा, F आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, F आना चाहिए। अगर यहाँ पे F आएगा, F के बाद एक मिस करेगा G के बाद फिर क्या आना चाहिए, I। G के बाद क्या आना चाहिए, H आना चाहिए, तो H आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यह इसके बाद H आ गया, फिर एक मिस करो, I मिस किया, उसके बाद J आ गया। तो इसका मतलब ये वाली सीक्वेंस वाकई लग रही है। C के बाद देखो यहाँ पे भी एक एक मिस होगा, फिर C के बाद क्या मिस किया है इसने, ABCDE, तो 2 मिस कर दिए, D और E मिस किए हैं। इसका मतलब F के बाद भी वो 2 मिस करेगा, GBHB। इसका मतलब यहाँ पे I आना चाहिए। ठीक है, लेकिन I के बाद फिर दोबारा से 2 मिस होने चाहिए, J और K मिस होने चाहिए फिर यहाँ पे, लेकिन वो हो नहीं रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार खुद ट्राई कर लेना आप, लेकिन सीक्वेंस सही लगेगी इसमें। ये मैंने शायद ये लिख दिया था ABDCDF, मैंने ABC लिख दिया था इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया वहाँ पे, GHJ और IJL। ठीक है, इसको तो आप ट्राई कर सकते हो। इसको छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन करो ज़रा, CKZDLY और एक छोड़ दिया FNWGOV। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, आपको समझ आ गया ना कि 3 3 में इसमें बहुत सारी सीरीज़ लग सकती हैं। मतलब आपको रिवर्स ऑर्डर हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 2 2 या फिर वावल की सीरीज़ हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेना, 3 क्वेश्चन ट्राई के लिए दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ABC CBA DEF, फिर यहाँ पे बताना क्या आएगा, आगे है GHI और IHG। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करने हैं। तो उस हिसाब से फिर हम देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन सही आंसर कर रहे हो आप। अब चलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। तो कोडिंग डिकोडिंग पे आपको क्या करना है, कहाँ गए हम, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आ गया। तो अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग और मिक्स कोडिंग। ठीक है, अब अभी हमने जो ऊपर सीरीज़ में देखा ना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, तो ये कोडिंग भी जैसे अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग होती है, वो मतलब कहने का मतलब अल्फ़ाबेट्स की ही कोडिंग होगी। लेकिन इसमें होता क्या है कि 2 टाइप के क्वेश्चन जनरली वो पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या आइडिया लगाना है, वही आपको याद रखना है कि पोजीशंस जो है ना डिफरेंट लेटर्स की, वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपको कुछ नहीं याद तो इजोटी तो याद होना चाहिए।
ठीक है। इसका 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपको लेटर्स का पता होना चाहिए कि कौन से लेटर की पोजीशन क्या है और उनकी आर्टिफिशियल वैल्यू क्या है। आर्टिफिशियल वैल्यू का मतलब जैसे ए की वैल्यू 1 मानते हैं, बी की हम 2 मान रहे हैं, ऐसे 26 तक ये याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन जो जनरली बनते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला आ गया सिंपल एनालॉजिकल या लेटर कोडिंग जिसको हम बोलेंगे, मतलब आर्बिट्रेरी कोड्स होंगे। दूसरा आ गया लेटर कोडिंग एंड स्पेसिफिक पैटर्न, या तो कुछ पैटर्न बना रहे होंगे या फिर वो इस हिसाब से होंगे कि आपको लेटर की पोजीशन का पता हो कि किसकी पोजीशन क्या है। अब आपको करना क्या है इसमें, इसको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, ज़रा पहले आप खुद भी इसको ट्राई करो। ये बोल रहा है इफ़ बिलोंगिंग्स, तो BELONGINGS, तो ये पूरा का पूरा वर्ड दे रखा है। बिलोंगिंग्स इज कोडेड एज, कि मैंने बिलोंगिंग को कोड करके ऐसे लिखा है, टेबल STESF, ठीक है। अब आपको बताना है देन हाउ विल यू कोड LINEN, तो इसको आप कैसे कोड करोगे। तो सबसे पहले ये देखो कि क्या ये वाली चीज़ें, जैसे मान लो BELONGIN, इसको कोड करके रख दिया है इन्होंने ये, और पूछ रहे हैं LINEN। तो सबसे पहले देखो ये LINEN क्या मुझे इस कोड में मिल जाएगा डायरेक्ट, मतलब जैसे इसमें L है, I है, I भी है, N है, N भी है, E है, E भी है, N है, N भी है। तो कहने का मतलब जो वैल्यूज़ इसकी होंगी सेम वैल्यूज़ इसकी होंगी। एक तो आगे ये डायरेक्ट तरीका कि सीधे आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि B की वैल्यू इतनी है। कहने का मतलब जैसे मान लो आपको L की वैल्यू चाहिए, तो ये 3rd नंबर पे है, तो यहाँ पे देखो 3rd नंबर पे क्या है, B है। इसका मतलब L की वैल्यू क्या होगी, B। तो इसका मतलब B यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब ऐसी वैल्यूज़ ढूंढो क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम भी कम है। तो सबसे पहले देख लो ये राइट साइड वाली, मतलब इस साइड पे एक्सट्रीम पे देखो कि यहाँ पे E है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है। तो आंसर देखो A आएगा कि E आएगा, तो पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लो यहाँ पे लास्ट में क्या है, N है, तो यहाँ पे देखो N की वैल्यू कहाँ पे है, 1 1 2 3 4 5th नंबर पे, 1 2 3 4 5th नंबर पे E है। तो अब देखो E किस में दे रखा है, इसी में दे रखा है सिर्फ, तो आपका आंसर यही हो गया। तो पूरा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और देखो यहाँ पे N है और यहाँ पे भी N है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यूज़ तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, ये ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखें सेकंड क्वेश्चन करो, इफ़ पोस्टेड इज कोडेड एज दिस, तो अब यहाँ पे लिखा है पोस्टेड को DETSOP लिखा है, देन हाउ विल यू कोड स्पीड, तो बताओ इसको कैसे। तो सबसे पहले तो वही तरीका हमारे पास, देखें सब सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, जैसे D यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसके बाद E यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, T यहाँ पे, यहाँ पे भी है, S यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, O यहाँ पे है, यहाँ पे भी, P यहाँ पे भी है। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये दिख रहा है कि इसने ये सीधा लिखा हुआ था, मतलब POSTED, यहाँ पे उल्टा देख लो POSTED, इसी को उल्टा करके लिख दिया रिवर्स ऑर्डर में। तो इसका मतलब इसको उल्टा करके लिख दो DEEPS, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना कि P की वैल्यू कितनी है, D है। अब आपको देखना है कि ये स्पीड मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे है, जैसे मान लो SP है, S भी है, P भी है, E भी है, D भी है। यहाँ से अगर करने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब P की वैल्यू क्या थी, देखो सबसे पहले S की वैल्यू देखो, यहाँ पे S की वैल्यू क्या थी हमारी, S की वैल्यू 3rd नंबर पे, तो 3rd वाले पे क्या है, T है। तो इसका मतलब S की जगह क्या आना चाहिए, T। लेकिन देखो किसी भी ऑप्शन में ना S की जगह T नहीं है, मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका T है ही नहीं है। इसका मतलब वो वाला मेथड नहीं लगेगा जो यहाँ पे लग रहा है, समझ रही है मेरी बात। तो ऊपर जो मेथड लग रहा था वो यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो फिर आपको देखना है कि इसके बगैर और क्या हो सकता है। तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला या तो रिवर्स ऑर्डर लिखा होगा, या फिर ऐसा होगा कि ये 3 ऐसे करके होंगे, ये 3 ऐसे करके होंगे, मतलब इन 3 की और इन 3 की आपस में पोजीशन इस हिसाब से रखी होगी कि इन तीनों को, जैसे मान लो इसी की जगह वो ऐसे भी लिख सकते थे, POSTED था, वहाँ पे होता DET, फिर वो लिखते थे POS। तो जो सीक्वेंस यहाँ पे लग रहा है, मतलब पहले 3 पे ऐसे सेम आपको यहाँ पे भी लगाना है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, ग्रीट इज कोडेड एज FQDDS, अगर वो भी ना लगे तो देखो 3rd टाइप में क्या कर सकते हैं, ग्रीट को इन्होंने क्या लिखा है, FQDDS। अब पूछ रहे हैं CDDO, बताओ क्या होगा। अब देखो CDDO यहाँ पे तो नहीं है, तो पहला मेथड तो गया हमारा तेल लेने। दूसरे की बात करें अगर, तो ग्रीट में इसने ये लिखा है, तो कुछ उल्टा करके भी सेम, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स ही अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखो कि इनमें कुछ रिलेशन वगैरह तो नहीं बन रहा है। जैसे मान लो G, यहाँ पे क्या है F, इसका मतलब G में से मगर एक नीचे जाऊँ, G से एक कम जाऊँ तो क्या आता है मेरे पास, F आता है। मतलब F के बाद क्या आता है, G, ऐसे देख लो, F के बाद क्या आता है, G, Q के बाद क्या आता है, R, D के बाद क्या आता है, E, यहाँ पे भी D है तो D के बाद क्या आ रहा है, E, यहाँ पे S है तो S के बाद क्या आ रहा है, T। तो इसका मतलब इन दोनों में ये रिलेशन लग रहा है कि ये इधर से इधर आने पे इंक्रीज़ हो रहा है, या इधर से इधर जाने पे डिक्रीज़ हो रहा है। सेम चीज़ करनी है यहाँ पे भी, मतलब इधर से उधर जाने पे ये क्या डिक्रीज़ होना चाहिए, तो C के बाद यहाँ पे B आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो B कहाँ पे है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। देखो ये आपको आंसर दे रखा है, आपको वो कोड निकालना है जो इसके साथ मैच करता हो, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर ग्रीट इज़ कोडेड एज दिस,
तो ये बताओ कि ये इसका क्या मतलब होगा, मतलब जैसे इसका मतलब ये है, ये बताओ इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एफ के बाद हम यहाँ पे क्या गए थे, जी पे, तो सी के बाद हमें कहाँ पे जाना है, डी पे, तो डी कहाँ पे, यहाँ पे, ये सिर्फ, तो आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करके देखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ पैट इज कोडेड एस QRBCUV। अब देखो यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे आपको पास 6 अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं। अब वो पूछेंगे बताओ ग्रेस का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 5। अब देखो आंसर में आपके पास 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इसका एक का मतलब यहाँ पे 2 होगा, इस ए का मतलब यहाँ पे 2 होगा, इस टी का मतलब यहाँ पे 2 होगा। अब करोगे कैसे, आपको वही आइडिया लगाना है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, इसका मतलब पी के बाद क्या आ रहा है QR, ए के बाद क्या आ रहा है BC, टी के बाद क्या आ रहा है UV। सेम यहाँ पे भी होगा, मतलब जी के बाद क्या आएगा HI। ठीक है, फिर आर के बाद क्या आएगा, तो सबसे पहले HI देख लो कहाँ कहाँ पे है, हर जगह HI दे रखा है, तो उल्टा ढूंढने की कोशिश करो इस साइड से। ठीक है, तो लास्ट में कहने का मतलब जैसे यहाँ पे था आपके पास E, तो यहाँ पे देखो टी के बाद क्या आ रहा था UV, तो इसका मतलब ई के बाद क्या आएगा FG, तो FG यहाँ पे है, यहाँ पे भी FG है, यहाँ पे भी FG है, तो मतलब ये तो बाहर हो गया, लेकिन 3 अभी भी हैं। अब देखो इनमें डिफरेंस कहाँ पे है, वही वाला पकड़ लो, तो इसमें वैसे टाइम भी नहीं लगेगा, आप आराम से कर सकते हो। तो सिंपल आर के बाद देखो क्या आएगा ST। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे ST यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो एक और बाहर हो गया। उसके बाद ए के बाद क्या आएगा BC यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे CD है। ठीक है, तो ये पहले ही बाहर हो गया, तो यहाँ से भी आंसर निकल जाएगा आपका। तो एक एक को बाहर करते जाओ, वैसे निकल जाएगा, नहीं तो सीधा निकाल लो, कितना टाइम लगेगा। तो ये आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे EGHJKMKM इज कोडेड फॉर FILL, उल्टा कर दिया। मतलब यहाँ पे देखो टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो 8 को वो 4 में रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें रिड्यूस करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को किस में रिड्यूस करो 4 में करो। ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखो ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद यहाँ पे आएगा एफ, तो ये एफ दे रखा है यहाँ पे। जी अच्छा ये हो गया 2 हमारे। उसके बाद एच के बाद क्या आना चाहिए आई। ठीक है, फिर जे आएगा ना, तो ये 3 HIJ, तो यहाँ पे आई दे रखा है। के के बाद क्या आएगा एल, तो ये एल दे रखा है। के के बाद क्या आएगा एल, तो एल दे रखा है। तो कहने का मतलब दोनों का सिर्फ 2 का पेयर बना के उनका डिफरेंस है, 2 का पेयर बना के उनका डिफरेंस देखो कितना है। ई के बाद क्या आएगा एफ, डी के बाद क्या आएगा ई, एफ के बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या था यार, डी के बाद ई, और के बाद क्या आएगा एल, तो EL होगा लास्ट में। EL सिर्फ इसी में ही है, इसमें भी है। तो पीछे वाला भी देख लो किसमें क्या था, मुझे अभी याद नहीं, यहाँ पे एफ था, तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये आ गया आपका जो मैंने ए वाला बताया था, ए वाला मतलब अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकल कोडिंग पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो न्यूमेरिकल कोडिंग पे जैसे उसने बोला इफ़ ट्रेन इज़ कोडेड एज, तो ये हो क्या रहा है कि वो अल्फ़ाबेट्स को कोड कर रहा है न्यूमेरिकल में, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो गया। देन हाउ विल यू कोड रेन, तो बताना है रेन को क्या मतलब होगा। यहाँ पे देखो पहले सबसे पहले देख लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ही हैं, तो टेंशन की बात नहीं। अब देखो टी की वैल्यू देखो 2 दे रखी है, आर की वैल्यू 3 दे रखी है, ए की वैल्यू 4 दे रखी है, आई की वैल्यू 5, एन की, तो यहाँ से देख के तो नहीं समझ आता कि इनकी वैल्यूज़ ये होंगी। लेकिन हमें एक चीज़ और देखनी है, कहने का मतलब जैसे हम ऊपर देख रहे थे कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या सेम वैल्यूज़ हैं। जैसे यहाँ पे आर है, ए है, आई है, एन है। अब देखो यहाँ पे रेन की वैल्यू क्या थी 3 4 5 6, तो क्या ये आंसर यहाँ पे है 3 4 5 6 है, तो इसका मतलब आंसर इसका यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड सिंपल मेथड यही ट्राई करना है आपने, अगर लग रहा होगा कहीं पे, और जहाँ पे नहीं लग रहा होगा वहाँ पे ऑप्शंस में आंसर ही नहीं होगा वैसे वाला। अब नेक्स्ट देखो, इफ़ सेल्डम इज कोडेड एज दिस, जैसे SELDOM को उसने लिखा 1 4 3 5 6 3 6 5, देन हाउ विल यू कोड MODE। अब देखो यहाँ पे मोड है MODE है यहाँ पे। अब देखो M की वैल्यू क्या थी आपकी 5, O की वैल्यू क्या थी 6, उसके बाद D की वैल्यू क्या थी आपकी 3, तो 5 6 3 देखो है कहीं पे 5 6 3 यहाँ पे है, इसका मतलब ये 2 भी हो रहा होगा। M की वैल्यू यहाँ पे क्या है, M की वैल्यू क्या है आपकी, किधर गया यार, M की वैल्यू आ गई आपकी 5 ODE की देखनी है, तो E की वैल्यू 2 है बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो वहीं से देख के पता चल रहा है कि जो वैल्यूज़ इसकी होंगी सेम वैल्यूज़ उठा के उसकी डाल दो। अगर ऑप्शन में वो वाली वैल्यू नहीं होगी ना, तो इसका मतलब आपको फिर कुछ और करना है। जैसे हम नीचे देखते हैं, इफ़ पेस इज़ कोडेड एज 16 1 3 5, ठीक है, तो पेस इज़ कोडेड एज 16 1 3 5, तो यहाँ से आप देखो सबसे पहले तो आपको नंबर ज़्यादा होंगे, जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, हो सकता है वो ब्रैकेट ना डाले बीच में, तो आपको खुद ही पता करना है कि देखो पी की वैल्यू इसने ये, तो पहले देखो ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो मतलब अल्फ़ाबेट्स के ही हिसाब से वो जा रहा है। सी की वैल्यू आपको 3 दे रखी,
ई की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ये तो इसकी अपनी वैल्यूज़ है ना, मतलब जो हम मान के चलते हैं ए फर्स्ट पोजीशन पे है, सी थर्ड पोजीशन पे है, ई फिफ्थ पोजीशन पे है, तो सेम वाली वैल्यूज़, और पी 16 पे है, तो उस हिसाब से इन्होंने ये देखा। आपको बताना है रेस किस पे होगा, तो ए का मतलब 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, सी में 3 आएगा, तो मतलब 135 होना चाहिए लास्ट में, 135 इसी में ही है। अच्छा 135 इसमें भी है, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सा होगा, 16 होगा कि 18। तो आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या हो, तो आर कितना होता है हमारा 18, ठीक है। तो ये आ गया आपका। इफ़ ग्रेट इज कोडेड एज 29, 22, 26, 7, देन हाउ विल यू कोड गेट, तो इसका आंसर आपको खुद निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ़ फ्रांस इज कोडेड एज 10, 22, 5, 18, 7, 9, बिल्कुल वैसे ही दे रखा है, लेकिन आप देखो यहाँ पे वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं। जैसे थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या है, ए है, तो आप खुद सोच के देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है इसने, मतलब ए की वैल्यू इसने 5 दे रखी है, ना कि 1। तो अब आपको जो ABC लिखनी है ना, उसमें ए की वैल्यू क्या दोगे, शाबाश 5 दे दोगे, यहाँ पे 5 दे दो, ये क्या हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखो आप यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जैसे फ्रांस दे रखा है, ठीक है, तो फ्रांस को कोड किया था उसने, एफ़ की वैल्यू 10 दे रखी है, तो यहाँ पे देखो एफ़ की वैल्यू 10 ही है। उसके बाद और क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो सी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दे रखी है इसने, सी की वैल्यू आपको, सी की वैल्यू दे रखी है 7, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 7 ही है, तो इसका मतलब यहाँ से मैं आंसर निकाल सकता हूँ इसका, किसका, हाउ विल यू कोड इंडिया। तो इंडिया को कैसे कोड करूँगा, INDIA, तो सबसे पहले तो लास्ट में 5 ही आएगा ए की जगह, उसके बाद आई की GHI, आई की जगह क्या आ जाएगा 13, तो 5 13 मतलब 13 और 5 होना चाहिए लास्ट में, 13 और 5 सिर्फ इसी में ही है, तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब करते हैं सी टाइप, मतलब मिक्स फ्रैक्शन, किधर गया, मिक्स कोडिंग, ठीक है, जिसमें लेटर और डिजिट्स वगैरह मिक्स होंगे। जैसे ये देखो, उसने बोला यहाँ पे ए लिखा है, A3T15R, इसको हम लिख रहे हैं एक्टर की तरह, मतलब इसका मतलब है एक्टर। अगर इसका मतलब एक्टर है, बताओ DITD1T5 का मतलब क्या होगा। अच्छा, इसने दो दो मतलब दे रखे हैं, पहले बोलेगा इसका मतलब ये है, DITS का मतलब ये है। अब आप बताओ हाउ विल यू कोड रोटेट, तो रोटेट को आप कैसे लिखोगे। तो आपको करना क्या है कि देखना है जो चीज़ इसमें और इसमें फॉलो हो रही है, सेम चीज़ इसमें और इसमें भी फॉलो होनी चाहिए, तभी वो इसमें और इसमें फॉलो होगी। समझ रहे मेरी बात। तो सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले देखो इस कि सीक्वेंस ढूंढो, इसमें और इसमें कुछ सीक्वेंस नज़र आ रही है। जैसे मान लो यहाँ पे उसने ए दे रखा है, यहाँ पे भी ए दे रखा है, मतलब पहली वाली वैल्यू को तो इसने यहाँ पे चेंज नहीं किया, यहाँ पे डी दे रखा है, यहाँ पे भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी डी दे रखा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सिंपल कि जब मैं रोटेट को देखूंगा तो आर की जगह तो आर ही रहेगा, तो मतलब मेरा आंसर ये तो नहीं हो सकता, या ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब देखो कहीं और भी ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, या सेम हो रहा हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सी है, छोड़ो, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, तो मतलब ये थर्ड वाला सेम, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होनी चाहिए। थर्ड वाला यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, तो सेम अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये जो थर्ड है यहाँ पे टी है, नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट टर्म तो इसकी आर थी, और थर्ड टर्म इसकी सेकंड को छोड़ के थर्ड टर्म टी होनी चाहिए। फर्स्ट आर और थर्ड टी होनी चाहिए, ये नहीं है। फर्स्ट आर थर्ड टी होनी चाहिए, ये भी नहीं है। किधर गया यार, फर्स्ट थर्ड आएगी कि कौन सी आएगी, एक मिनट। हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे टी नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने ऑप्शंस गलत लिख दिए शायद, एक मिनट। हाँ ठीक, मतलब ये तो हमारे अप्लाई नहीं हो रहा है ये भी। अब कुछ और देखते हैं, ठीक है। ए सेम था यहाँ पे सेम था, यहाँ पे डी और डी सेम था, तो यहाँ पे हम आर और आर सेम कर देंगे, ठीक है। तो ये मतलब फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट तो हमें पता चल गया वो क्या होगा, आर होगा, ये पता चल गया हमें फर्स्ट। अब देखो उसके बाद ढूंढते हैं कुछ और। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे और क्या देख सकते हैं। जैसे देखो सबसे पहले ये भी देख लो, A3T15R, तो यहाँ पे कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है। इसका मतलब इनमें से कुछ दो नंबर इकट्ठे हैं, जैसे ये 15 को हम इकट्ठा मानना पड़ेगा, तभी जाके 4 4 के इक्वल होंगे। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसको 15 मानूंगा तो मुझे एक सीक्वेंस नज़र आएगा, ए की जगह ए है, 3 की जगह सी है, मतलब सी की वैल्यू 3 होती है, टी की जगह टी ही है, 15 की जगह ओ दे रखा है, EJOTY, तो ओ की वैल्यू होती कितनी है 15, और आर की जगह आर दे रखा है। तो कहने का मतलब इनको चेंज नहीं कर रहे हैं वो, ए मतलब फर्स्ट को, थर्ड को और फिफ्थ को चेंज नहीं किया है, और दूसरों की उन्होंने जो उनकी वैल्यूज़ होती है वो लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे देखो डी की जगह डी है, ए की जगह देखो 1 लिख रखा है, टी की जगह टी है, और ई की जगह 5 है। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखो, अब आर की जगह इसका मतलब क्या आएगा आर, लेकिन ओ की जगह क्या आ जाएगा फिर 15, तो R15 देखना है कहाँ पे, तो R15 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
तो मतलब या तो सी होगा या ये होगा। उसके बाद आर के बाद आ गया आपका 15, फिर टी सेम रहेगा, मतलब R15T आएगा, R15T यहाँ पे, R15T यहाँ पे भी है। उसके बाद देखो ए की वैल्यू कितनी होगी 1, तो टी के बाद यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब लास्ट वाली वैल्यूज चेंज करें। फिर टी सेम रह रहा है, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो ई की वैल्यू 5, मतलब ये 6 वाला नहीं होगा बल्कि ये होगा, तो आपका आंसर क्या आ गया ए। ठीक है, ऐसे करके अप्रोच कर रहा है, लेकिन जितने क्वेश्चन ट्राई करोगे वैसे ही समझ आएगा। अब जैसे मिशन इज कोडेड एज, ये वाले उन्होंने साइन दे रखे हैं, तो बताओ लेंस को, अच्छा इसको ऐसे कोड करते हैं, लेंस इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल यू कोड लाइन। अब सबसे पहले वही काउंट कर लो, MISSION, तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब एक कुछ का मसला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने या तो कुछ मिस किया क्वेश्चन में, या फिर देखो इसका मतलब ये जो डबल एस है उसको सेम ही रखना है, मतलब यहाँ से हमें यही आइडिया लग रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्या मतलब यहाँ से हमारा आंसर निकल सकता है कि जैसे लाइन है तो एल यहाँ पे है कहीं पे गिवन हमें, जैसे यहाँ पे एल दिया हुआ है। ठीक है, आई भी हमारे पास है, यहाँ पे ओ भी हमारे पास है, देखो वो है कहाँ पे, ये ओ, एन भी है, तो ओ और एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये $5 और। ठीक है, $5, तो $5 कहाँ पे, यहाँ पे है $5, और कहीं पे है नहीं है, तो इसका मतलब पहले ये दो तो हमने देख ली, अब ये पीछे वाली भी चेक कर लेते हैं। LI का मतलब क्या, ए और ये हाइफन होगा, ए और ये, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो ए और आई सबसे देखना एल की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे एल को कोड किया है @ से, तो यहाँ पे भी @ है, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब @ तो ठीक है। उसके बाद आई देखो कहाँ पे है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो एम के बाद आई आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन है, फिर दो को छोड़ के, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास आई की वैल्यू सही है, तो इसका मतलब अब या तो साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा या दूसरा होगा, तो कन्फ्यूज़ हो गया। अब क्या करें, तो एक तरीका और ढूंढते हैं कि यहाँ पे ION इकट्ठा है, ION की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है ये, तो सबसे पहले देखो ये कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद एल की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें @ तो इसका मतलब यहाँ से हो गया, तो ऐसे करके भी ढूंढ सकते हो आप। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर ना मैं हर किसी के ऊपर आपको टेलीग्राम के ऊपर 30 क्वेश्चन दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो हर एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखो कोडेड स्टेटमेंट, तो ये भी आ सकती है कई बार, जैसे आपने देखा होगा डू रे में क्या मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है शी इज़ अर्ली, एंड इसका मतलब ये है, तो बताओ इसका क्या मतलब होगा, मतलब लेट का क्या मतलब होगा यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीका है करने का, जो जो आपको दे रखा है सबसे पहले वही लिख दो, जैसे डो रे में, तो सबसे पहले ये लिखते हैं DOREME, इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, ही इज़ लेट, ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या देगा है FAMELA, इसका मतलब दे रखा है शी इज़ अर्ली। अब देखो सबसे पहले इन दोनों में से देखो कॉमन क्या क्या है, कॉमन इन द सेंस मेरा कहने का मतलब, देखो यहाँ पे डू है, यहाँ पे डू है, कहीं पे नहीं है, यहाँ पे रे है, यहाँ पे रे है नहीं है, यहाँ पे मी है, यहाँ पे है बिल्कुल। तो कहने का मतलब पहले तो आपको इन दोनों में कॉमन देख लेना है क्या क्या है, तो मी और मी आपको कॉमन मिल गया। अब देखो यहाँ पे भी कोई दो चीज़ें कॉमन है, ही यहाँ पे ही नहीं है, इज़ कॉमन है, देखो लेट और अर्ली कॉमन नहीं है, तो इज़ भी क्या है मेरे पास कॉमन है। ओवरऑल मुझे क्या पता चला, मी और इज़ कॉमन है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि मी का मतलब क्या होगा, इज़, तो ये चीज़ पता चल गई। तो ये लिख लो सबसे पहले कि इन दो इक्वेशन से क्या मिल गया आपको, कि मी का मतलब है इज़, इन दोनों का ये मतलब है, पहली चीज़ ये पता चल गई आपको। नेक्स्ट देखो अब थर्ड इक्वेशन भी दे रखी है, एंड सोटिडो SOTIDO इसका मतलब है ही लीव्स सोन, ही लीव्स सोन, ठीक है ना। विच वर्ड इज़ दैट लैंग्वेज मीन्स लेट, तो अब ये पूछ रहा है लेट का क्या मतलब होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ये वाली जो थर्ड इक्वेशन है, ये किसी और के साथ कुछ कॉमन मिल रहा है मुझे, जैसे यहाँ पे सो है, कहीं और सो है नहीं है, सिर्फ इसी साइड देखना, पार नहीं, इस साइड पे, इसको मतलब ऐसे मान लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मान लो। अब देखो यहाँ पे सो तो नहीं मिला मुझे, TI कहीं पे है नहीं है, डू है हाँ, यहाँ पे भी डू है और यहाँ पे भी है, तो सबसे पहले मुझे कॉमन मिल गया थर्ड इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में, डू और डू कॉमन है। अब फर्स्ट और थर्ड में यहाँ पे भी मैं देखूंगा कॉमन क्या क्या है, लीव्स नहीं है कॉमन, सोन कॉमन नहीं है, ही कॉमन है। तो ओवरऑल मुझे क्या पता चला कि इस साइड पे डू इन दो इक्वेशंस में, और यहाँ पे ही कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डू का मतलब क्या होगा, ही होगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि डू का मतलब क्या होगा, डू इज इक्वल टू ही होगा।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आपसे वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस पे आओ। यहाँ पे उसने पूछा है आपसे, किधर गया यार, हाँ यहाँ पे आपको मी का पता चल गया, मतलब डू का मतलब पता चल गया। डू का मतलब क्या है, ही, तो इसका मतलब डू का मतलब क्या है, ही। ये देखो ऐसे करते हैं इसको, डू का मतलब क्या है, ही। उसके बाद मी का मतलब क्या है, इज़। तो पीछे क्या बचा, लेट, तो इसका मतलब रे का मतलब क्या होगा, लेट। तो आपको वही पूछा है कि लेट का क्या मतलब होगा, तो रे। समझ रहे मेरी बात, बाद में किसी एक इक्वेशन में जिसमें वो दो चीज़ें कॉमन होंगी जो आपने निकाली हैं, वहाँ से आपका आंसर थर्ड निकल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो रहा तो मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर ना अलग से वीडियो बना के रखी है, प्लेलिस्ट में देख लेना, रीजनिंग के अलग अलग से हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने। यहाँ पे हम मैराथन कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ज़्यादा एग्जांपल्स भी नहीं ले रहा हूँ और ना ही उतना ज़्यादा समझाने में जा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी हमें इतना टाइम लग गया सिर्फ ये कवर करने में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसमें से आपको क्वेश्चन क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए और पता होना चाहिए कैसे करना है। अब देखो ब्लड रिलेशन में बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं करने, बहुत ज़्यादा आसान। बिना मजाक से बोल रहा हूँ, आपको सिंपल दो चीज़ें माइंड में रखनी है। पहली चीज़ कि आपको जनरेशन्स का आइडिया होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में बात कर रहा है ना, ये कौन सी जनरेशन का है, इसको माइंड में से निकालना नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, पहली चीज़। दूसरी, आपको कुछ नोटेशंस याद रखनी है। जैसे मान लो अगर कोई मियाँ बीवी हैं, ठीक है, मतलब हस्बैंड और वाइफ हैं, उनमें आप ऐसे कुछ अपना साइन डाल सकते हो, लेकिन जनरली हम ये यूज़ करते हैं, उसमें हम ये डबल बाउंड बना देते हैं। ठीक है, डबल बाउंड का मतलब हो गया कि वो मियाँ बीवी हैं। अब अगर मैं ऐसे नोटेशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब समझ लो कि वो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, या भाई भाई हैं, या बहन बहन है। और अगर मेल होगा तो उसको हम पॉजिटिव से डिनोट कर देंगे, अगर फीमेल होगा तो उसको हम नेगेटिव से डिनोट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक एम है, मतलब एक लड़की है जिसका नाम एम है, तो लड़की है तो मैं एम के ऊपर नेगेटिव, तो मैं बोलूँगा वो है वाइफ किसकी, टी की, तो मैं ऐसे लिखूँगा, ये इसका मतलब टी की वाइफ है अगर ये, तो इसका मतलब इसके ऊपर तो पॉजिटिव आएगा। तो यहीं से मुझे जो स्टेटमेंट है उसको मैंने कोशिश करना है नोटेशन में लिखने की। लेकिन जैसे ही मदर की बात आएगी, ये तो आ गई आपकी सेम जनरेशन, सेम जनरेशन में शादी तो सेम जनरेशन में ही होगी ना, बहन भाई हैं तो सेम जनरेशन के होंगे। लेकिन जैसे ही बच्चों की बात आ जाएगी तो हमें नीचे वाली जनरेशन पे जाना है। अगर फादर या मदर की बात आ जाएगी तो हमें ऊपर वाली जनरेशन में जाना है। तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन का अपना मेथड है वो चेंज करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे। या फिर अगर आपने अपना भी कोई हिसाब मतलब मान के रखा है, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से निकल रहे हैं, तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इनका पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, जो कि जनरली आपको पता भी होगा। मतलब ग्रैंड फादर आ गया आपका दादू, ग्रैंड मदर का क्या मतलब हो गया, दादी। ऐसे मैटरनल जैसे आ जाएगा तो ये नानो नानी बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे अंकल में देखो, एक तो अंकल होगा कौन सा, फादर का ब्रदर, मतलब चाचू, उसको भी हम अंकल बोल रहे हैं। अब हस्बैंड ऑफ ऑन जिसको हम फूफा बोलते हैं, तो उसको भी हम अंकल ही बोलेंगे पैटर्नल साइड पे। ठीक है, और आंट में भी ऐसे ही होता है, मतलब एक तो आ गई आपके फादर की सिस्टर जो आपकी फूफी होंगी, उसको भी हम आंट ही बोलेंगे। और जो अंकल की वाइफ होगी, मतलब जो आपके चाचू की वाइफ होगी, उससे भी हम आंट ही बोलेंगे। ठीक है, तो पैटर्नल साइड पे। ऐसे ही कज़न एक तो आ गया आपका, मतलब जैसे मान लो चिल्ड्रन ऑफ अंकल्स, जो आपके चाचू के लड़के हैं, उनको भी कज़न बोलेंगे। अब आपकी फूफी के लड़कों को भी हम कज़न ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आइडियाज़, ये तो आपको पता होगा। ब्रदर इन लॉ का क्या मतलब हो गया, तो सिस्टर का हस्बैंड होगा या वाइफ का ब्रदर होगा तो ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे। नेफ्यू पता है, ब्रदर का सन होगा, या ब्रदर की डॉटर या सिस्टर की डॉटर, तो नेफ्यू नाइस हो जाएगा वो। ऐसे ही डॉटर इन लॉ आपको पता है क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इनका आइडिया होना चाहिए किसका क्या मतलब है। ठीक है, मैटरनल अंकल का मतलब हो गया मामू, मैटरनल ग्रैंड मदर का नानी। ठीक है, आंट आ गई, ये वाली कौन सी आंट है, यहाँ पे भी आंट कौन सी होगी आपकी, जो खाला है, खाला को भी हम आंट बोल रहे हैं। कज़न आगे खाला के वजह से। ठीक है, उसके बाद आगे आपकी मटरनल आंट, तो मटरनल आंट कौन सी होगी, जो आपकी मामी होंगी। अब देखें, अब सबसे पहले ये तो आपको पता ही है, जैसे चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स का मतलब सिबलिंग्स कहीं पे लिखा होगा, तो सिबलिंग्स का मतलब होता है कि किसी एक पेरेंट्स के बच्चे हैं। ठीक है, आपस में जो बहन भाई होते हैं वो सिबलिंग्स होते हैं। कॉमन टर्म जो हस्बैंड और वाइफ के लिए वो स्पाउस यूज़ होती है, ये आप सबको पता है। अब फैमिली रिलेशनशिप ट्री बनाना ज़रूरी है। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आप इसका, इसमें मतलब जो आपके पेपर में जैसे, तो सबसे पहले कोशिश करो उसकी फैमिली ट्री बना लो। और फैमिली ट्री कैसे बनानी है, वही जैसे मान लो अगर ए मेल है तो मैं उसके ऊपर क्या ऐसे पॉजिटिव से दिखाऊंगा, अगर बी फीमेल है तो मैं बी के ऊपर ऐसे नेगेटिव दिखा दूंगा। ए एंड बी आर मैरिड टू ईच अदर, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए और बी आपस में मैरिड है। ठीक है, अच्छा सी एंड डी आर सिबलिंग्स हैं, तो मैं कैसे डिनोट करूंगा सी और डी को ऐसे एरोस के साथ कि सी और डी आपस में सिबलिंग्स हैं। अगर एम इज़ द चाइल्ड ऑफ एन बोल रहा हूँ, तो एम चाइल्ड है किसका, एन का, तो ये होगी हमारी जनरेशन कि ये ऊपर वाली जनरेशन है, ये नीचे वाली जनरेशन है। एम जो है ये बच्चा है किसका, एन का बच्चा है, तो एन ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, एन नीचे वाली, एम नीचे वाली जनरेशन में आएगा। तो जनरेशन से अलग अलग ड्रा करनी है। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ व्हेन जेड हैज़ टू चिल्ड्रन, तो सबसे पहले किस, जैसे जेड मान लो ये, तो इसके दो चिल्ड्रन है, तो कैसे डिनोट करूँ,
मैंने ऐसे जेड लिखा, उसके बाद आपको ऐसे बताना है क्योंकि नीचे चिल्ड्रन तो अलग अलग होंगे बी और सी, ठीक है। तो ये किसके, जेड के चिल्ड्रन है, ठीक है। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, बहन भाई का। तो वैसे भी आप दिखा सकते हो अगर सिबलिंग्स हैं तो एरोज़ के साथ दिखाना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव ये दिखा दिया और जनरेशंस, तो ये इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक्स एंड वाई आर ब्रदर, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्स और वाई क्या हैं, आपस में ब्रदर हैं। अब एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स हैं तो दोनों के दोनों लड़के, तो सबसे पहले तो ये हो गया आपका कि एक्स और वाई दोनों के दोनों ब्रदर हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स, अब सी बी और डी बी आपस में क्या है, सिस्टर्स है, तो मतलब नेगेटिव आ जाएगा दोनों के ऊपर। एक्स एक्स आगे अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है इसका, तो एक्स का सन इज डी, तो मतलब एक्स का जो सन है वो कौन है, डी है। तो डी हमें ये पता चल गया ना कि एक्स जो है, जो डी है वो पॉजिटिव है क्योंकि सन है, ठीक है। तो एक्स का जो सन है, एक्स सन इज डी, यहाँ से पता चल गया हमें। अच्छा सॉरी, इज डी इज ब्रदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक मिनट अच्छे से करते हैं हम, इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। किधर गया, आ जाना पेन सामने। तो देखो सबसे पहले क्या, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, तो मैं कैसे डिनोट करूँगा, मैंने एक्स लिखा, मैंने वाई लिखा, उनके बीच में मैंने एक एरो डाल दिया, और एक्स और वाई आपस में भाई हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बोल रहे हैं जो एक्स का सन है, एक्स सन, तो इसका सन की बात कर रहे हैं, तो मतलब नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स का जो सन है इज़ डी इज़ ब्रदर, वो डी का भाई है, तो इसका मतलब डी यहाँ पे होगा कहीं पे, उसका जो भाई होगा वो कौन होगा, एक्स का जो सन है। अब एक्स का सन जो है मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, तो मैं एक्स के सन को मान लो यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, छोटा एस नाम दे दिया मैंने, तो और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मुझे जो छोटा नाम मैंने दिया है ये कौन है, एक्स का सन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपस में दोनों के एक्स एस और डी ये आपके आपके आगे सिबलिंग्स हो गए मतलब, ठीक है। अब ये देख लेंगे कौन है। अब ये क्या बोला था, डी इज ब्रदर, तो डी का भाई है, तो डी का भाई है कौन, एस। हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू सी, तो आपको ये देखना है जो वाई है वो सी के साथ कैसे रिलेटेड है। अच्छा हमने ये बताया नहीं ना, सी एंड डी आर सिस्टर्स। अब ये जो डी है ये भी सिस्टर है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है डी आर सिस्टर्स, तो मतलब सी और डी जो हैं वो आपस में दोनों बहनें हैं। ये दो बहनें हैं, ये इसका लड़का है जो कि पॉजिटिव है, इसी एस का हमें बताना है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू सी। अब पूछ किस किस का पूछ रहा है हमें, एक तो वाई का और एक सी का, कि इनका आपस में क्या रिलेशन होगा। अब देखो ये दो आपस में हैं भाई, और एक भाई का जो लड़का है उसी के ये सारे भाई हैं क्योंकि सेम जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों तो आपस में क्या हो गए, ये दो बहनें और ये एक भाई, और ये इनका पिता, ठीक है, मतलब ये इनका फादर होगा, और ये इस फादर का, ये आगे इनका चाचू, किनके, इन तीनों के ये चाचू है वही है। तो इसका मतलब अब एग्ज़ाम में आपको इसका ऑप्शन जैसे मान लो वो दे देंगे, या इसका अंकल लगेगा, फादर लगेगा, ग्रैंड फादर लगेगा, या कुछ और लगेगा, तो आप आराम से बता सकते हो कि इसका क्या लगेगा। तो वाई क्या होगा, सी का अंकल होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब जैसे ए इज़ फादर ऑफ सी, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अगर जैसे क्वेश्चन दे रखा है ए इज़ फादर ऑफ सी, तो ए फादर है तो पॉजिटिव लिख दो, ऑफ सी की बात कर रहा है तो इसका मतलब फादर है, लेकिन ये हमें जनरेशन है, तो जब भी जनरेशन की बात होगी तो नीचे वाले जनरेशन ये आ गया आपका, हाँ हमें नीचे ड्रा करना है, तो सी को मैंने नीचे ड्रा किया, तो ये आ गई ए प्लस, ए इज़ द फादर ऑफ सी, मैंने इतना लिख दिया, एंड डी इज़ सन ऑफ बी, ठीक है। अब डी इज़ सन ऑफ बी, तो एक बी भी है साथ में दिया हुआ, बी का जो सन है उसका नाम क्या है, डी है, ठीक है। किधर गया, डी इज़ सन ऑफ, तो डी इज़ सन ऑफ बी, ए इज़ फादर ऑफ सी, तो यहाँ पे मतलब चल गया ए जो है वो फादर है, और यहाँ पे डी जो है वो लड़का है, ठीक है। डी इज़ सन लिखा है ना, तो सन ऑफ बी। उसके बाद ई इज़ ब्रदर ऑफ ए, ई इज़ ब्रदर ऑफ ए कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी के साथ ब्रदर बना दो, कौन, ई, ई इज़ ब्रदर ऑफ ए, तो ये ई जो है वो ब्रदर है किसका, ए का, ठीक है। तो ब्रदर है तो मतलब पॉजिटिव होगा, यहाँ तक हो गया। इफ़ सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, अब इफ़ सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, तो यहाँ पे ये आपस में दोनों क्या हैं, सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, तो सी सिस्टर है, तो ये नेगेटिव हो गया ऑफ डी, ठीक है। तो ये आपस में बहन भाई हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरोज लगा दिए सिबलिंग के। अब देखें, देन हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई, बी और ई का रिलेशन बताना है, किसका, बी का और ई का आपस में क्या रिलेशन होगा। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें यही डायग्राम बनी है जो यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लानी है, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये इसका बेटा है, किसका, बी का, सी जो है वो बेटी है ए की, और ये दोनों आपस में बहन भाई हैं,
तो इसका मतलब ये दो आपस में क्या होंगे, मियाँ बीवी। तो ये आपको खुद अपने से आइडिया लगा लेना है क्वेश्चन में। ये आ गया मियाँ बीवी, अगर ये मियाँ बीवी ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई। तो अब पूछ रहा है ये जो बी है ये ई की क्या लगेगी, आप खुद सोच लो। यह ये आपस में बहन भाई हैं, ठीक है, और ये इसकी भाभी होगी बी जो है ई की, ठीक है। तो आराम से आइडिया लगा सकते हैं। अब ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, ब्रदर है, अंकल है, फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है। तो ई क्या होगा इसका, ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है। हाँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, आप वो प्रैक्टिस कर लेना। और खासकर वो जो है ना कि जैसे इस फिगर को वो पॉइंट करके बोल रहा है कि ये इसका ये लगता है, ये इसका लगता है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन वैसे ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसके करवा के रखे हुए हैं, आप वो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आपको पिछले साल भी 3-4 आए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है डायरेक्शन के। डायरेक्शन पे भी आपको आपने देखा होगा लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन में आपको ये पता होना चाहिए नॉर्थ कौन सी साइड है, साउथ कौन सी साइड है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। ये तो माइंड में होना चाहिए छपा हुआ, ठीक है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। अब जब भी आप चलना स्टार्ट करते हो ना, जैसे मान लो आप कहीं से भी चल रहे हो, तो खुद को मानना है कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ, सेंटर से बिल्कुल। अगर आप नॉर्थ की साइड जा रहे हो तो आपको ऊपर जाना है पहले, अगर आपको ईस्ट की साइड जा रहे हो तो इधर से इधर जाना है, अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो यहाँ से इधर जाना है, अगर साउथ की तरफ जा रहे हो तो यहाँ से इधर जाना है। और जब आप जा रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जब आप जा रहे होंगे तो अपने फेस को उसी डायरेक्शन में ही मोड़ लो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आप वेस्ट की तरफ चले 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद आपने राइट टर्न लिया, तो आपका राइट कौन सा होगा, खुद सोचो। जब आप इधर जा रहे हो तो आपका फेस किधर है, इधर मुड़ा हुआ है आपका फेस। जब आपका फेस इधर मुड़ा हुआ है तो आपका राइट कौन सा होगा, खुद सोचो ना। यहाँ पे खड़े हो जाओ, फेस को इधर मोड़ो तो राइट तो ये वाला होगा ना आपका, और आपका लेफ्ट ये होगा। तो आपको हमेशा राइट और लेफ्ट जो लेना होता है ना, वो उसी डायरेक्शन में लेना होता है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो खुद को पहले उसी डायरेक्शन में रखो उसके बाद, ठीक है। अब इनके बीच में भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं, कहने का मतलब जैसे मान लो ये आ गया आपका नॉर्थ साउथ, ये आ गया आपका वेस्ट और ईस्ट, ये आ गया आपका नॉर्थ और साउथ। अब इन दोनों के बीच में जो ये वाली डायरेक्शन होगी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसको हमें क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। सेम ऐसे ही यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होगा ये आ गया आपकी नॉर्थ वेस्ट। सेम ये होगी आपकी साउथ वेस्ट, ठीक है, जो बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में होगी। सेम ऐसे यहाँ पे क्या होगी आपकी साउथ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो ये वाली आ गया, ये डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। अब एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, ये चीज़ आपको याद भी रखनी है। जैसे वो बोल रहे हैं कि सनराइज़ के टाइम पे, मान लो सनराइज़ के टाइम पे अगर कोई बंदा ईस्ट की तरफ मुड़ के खड़ा है, मतलब उसने अपने जो फेस मोड़ा हुआ है वो ईस्ट की तरफ है, कहने का मतलब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा ईस्ट की तरफ, अगर फेस है तो मतलब इधर मुड़ के खड़ा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है जिसने फेस अपना रखा हुआ है ईस्ट की तरफ। ये बताओ ज़रा कि अगर वो ईस्ट की तरफ खुद को फेस कर रहा है तो उसका जो शेडो होगा वो कौन सी साइड पड़ेगा। तो सोचने की बात है, मतलब यहाँ पे सूरज तो हमें पता है ईस्ट से ही उगता है, तो जैसे ही सूरज आएगा वो इधर ही मुड़ के खड़ा है, तो उसका जो शेडो पड़ेगा वो कौन सी साइड पड़ेगा, वो हमेशा वेस्ट वाली साइड ही पड़ेगा, मतलब पीछे पड़ेगा, उसके सूरज के बिल्कुल पीछे ही पड़ेगा ना। अगर जैसे मान लो सूरज यहाँ पे है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपका शेडो तो पीछे ही पड़ेगा ना यहाँ पे। और आपने फेस भी अपना किया हुआ ईस्ट की तरफ, क्योंकि सन होता ही राइज ईस्ट से, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे सेम उल्टा भी हो सकता है कि सनसेट के टाइम वो क्वेश्चन में सनसेट लिख दे, और सनसेट में आपको पूछे कि आपको बताओ शेडो आपका कौन सी साइड होगा, तो वो शेडो हमेशा ईस्ट की तरफ होगा, क्योंकि सनसेट जब भी हो रहा हो तो इसका मतलब सनसेट होने का मतलब ये है कि आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि सनसेट हो रहा है। तो अगर आंखों से देख रहे हो तो आप वेस्ट की तरफ ही देख रहे हो, ऐसे तो आपको ख्वाब नहीं आएगी। तो इसका मतलब आप वेस्ट की तरफ मुड़े हुए हो, तो आपका जो शेडो होगा वो ईस्ट की तरफ पड़ेगा। ऐसे ही सनराइज़ के टाइम पे आपका शेडो वेस्ट की तरफ पड़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ माइंड में रखनी है। ऐसे ही वो बोल सकते हैं कि आप 12 बजे, मतलब 12 बजे का टाइम दे देंगे कि आपको पता है उस टाइम पे सन की जो रेज़ होती हैं वो बिल्कुल आपकी वर्टिकल होंगी, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड होंगी ना। तो इसका मतलब उस टाइम पे आपका शेडो नहीं होगा, जब सन बिल्कुल सर पे होगा, मतलब 12 बजे का। तो ये 3 टाइम दे सकते हैं वो, सनसेट, सनराइज़, 12 PM। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। मान लो कोई बंदा है ए, ठीक है, वो चलता है मान लो 30 मीटर टूवर्ड टूवर्ड वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले ये ड्रा करो कि ए बंदा था वो 30 मीटर चला है वेस्ट की तरफ, ठीक है। फिर उसने क्या किया, ही टुक लेफ्ट टर्न। उसने क्या किया, ये क्वेश्चन मेरे साथ करो आप, ठीक है। और वो चला कितना फिर, 20 मीटर्स,
उसके बाद ही अगेन टुक ए लेफ्ट टर्न, ही अगेन टुक ए लेफ्ट टर्न, फिर दोबारा से उसने लेफ्ट टर्न लिए है। ठीक है, अब देखो, और फिर वो चला है एंड वॉक्ड 30 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मान लो देन ही टुक राइट टर्न एंड स्टॉप्ड, ही इज नाउ फेसिंग व्हाट डायरेक्शन, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसने क्या बोला। सबसे पहले आपको उसने बोला कि एक बंदा था ए जो 30 मीटर टूवर्ड वेस्ट पहले गया है। अब मैंने आपको बोला था कि आपको ये याद होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका आ गया नॉर्थ, ये आ गया आपका साउथ। तो सबसे पहले वो किधर गया है, वेस्ट की तरफ गया है। तो मतलब खुद को कहाँ पे मानना है, यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करो, ऐसे ले जाओ आप इधर। तो इसका मतलब आप इधर की तरफ चल रहे हो, वेस्ट की तरफ जा रहे हो, लेकिन कितना चले हो आप, 30 मीटर चले हो। उसके बाद अब आपका फेस कौन सी साइड है, इस साइड है फेस आपका, इधर ही मुड़े हुए हो ना आप इस साइड पे। तो जब आपका फेस इस साइड है, अब बताओ वो क्या बोल रहा है, ही टुक के लेफ्ट टर्न। अब मुझे खुद बताओ, जब फेस इस साइड पे होगा तो राइट तो ये होगा, लेफ्ट ये होगा। इधर मुड़ो ना ज़रा, इधर मुड़ोगे जब, तो आपका राइट कौन सा होगा, ये वाला। लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो सिंपल सी बात है, जब इधर मुड़े हुए हो तो आपको लेफ्ट लेना है। तो लेफ्ट मतलब आप नीचे जाओगे, ये हो गया ना आपका लेफ्ट। और लेफ्ट आपने कितना लिया, एंड वॉक 20 मीटर, फिर आपके 20 मीटर। ही अगेन टुक के लेफ्ट टर्न, अब दोबारा से लेफ्ट टर्न लेना है। तो दोबारा से लेफ्ट लेने का मतलब आप जब इधर जा रहे हो तो आपका फेस किधर है, इधर। तो जब आपका फेस इधर है तो खुद सोचो आपका राइट कौन सा होगा। जब इस साइड पे आपने फेस किया हुआ तो आपका राइट होगा ये वाला, और लेफ्ट होगा ये वाला। खुद खड़े हो जाओ ना फेस इधर करके। इमेजिन नहीं हो रहा है तो पेज को ही पूरा रोटेट कर लो, मतलब जिस पेज पे आप बना रहे हो ना उसी को रोटेट कर लो। तो ये आ गया आपका राइट, ये आ गया आपका लेफ्ट। अब वो पूछ क्या रहा था आपको, ही अगेन टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। तो यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया उसने, तो लेफ्ट कौन सा है, ये वाला। तो लेफ्ट टर्न कितना लिया उसने, फिर दोबारा से 30 मीटर। तो यहाँ से गया है वो यहाँ तक 30 मीटर दोबारा से। ठीक है, देन ही टुक राइट टर्न। अब देखो ये इधर जा रहा है, जब इधर जा रहा होगा इसका राइट कौन सा होगा, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। इधर मुड़ के देख लो ना खुद, जब इधर मुड़ रहे हो आप। तो उसने फिर क्या किया, राइट टर्न लिया और वो रुक गया। ठीक है, तो कहने का मतलब राइट टर्न मतलब वो नीचे की तरफ, तो इधर। तो इसने मुंह अपना इधर रखा हुआ और वो रुक गया वहीं पे। अब वो पूछता है ये सबसे पहले ये बताओ कि वो कौन सी तरफ फेस कर रहा है। तो किधर कर रहा है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या होता है हमारा, साउथ। तो आंसर क्या आएगा, साउथ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं वो आपको, कि जैसे मतलब उल्टी दे देंगे डायरेक्शंस। जैसे मान लो वो बोलेंगे इफ़ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये क्वेश्चन भी करो ज़रा मेरे साथ, बिकम्स नॉर्थ। ठीक है, फिर बोलेंगे जो नॉर्थ ईस्ट है वो बन गई है आपकी बिकम्स वेस्ट, एंड सो ऑन। तो बताओ जो वेस्ट होगी बिकम्स व्हाट, तो वेस्ट क्या बन जाएगी। सिंपल सा आपको क्या करना है, सबसे पहले वही ड्रा करना है। ठीक है, एक मिनट, कैसे ड्रा कर दिया मैंने जल्दी में। करो शाबाश, इसको चलो खुद ट्राई करो। ये आ गई आपकी नॉर्थ और साउथ। ठीक है, फिर ऐसे आ गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये आ गई नॉर्थ, ये आ गई साउथ, ये आ गई वेस्ट, ये आ गई ईस्ट। अब ये पता है आपको ये क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होगी नॉर्थ वेस्ट, ये क्या होगी साउथ वेस्ट, ये क्या होगी साउथ ईस्ट। अब उसने बोला क्या, इफ़ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट कौन सी है ये, तो साउथ ईस्ट अगर आपकी नॉर्थ बन जाएगी, ये थी आपकी साउथ ईस्ट, इसको वो बोल रहा है कि ये क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी अगर नॉर्थ। उसके बाद उसने क्या बोला, इफ़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिकम वेस्ट, और ये आपकी क्या बन गई वेस्ट। और ऐसे ही वो चेंज होता रहेगा। अब खुद सोचो, ये अगर नॉर्थ है तो इसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पे क्या होगा, साउथ। ये अगर वेस्ट है, इसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट। अब खुद सोचो, ये अगर नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। ये अगर वेस्ट है और ये साउथ है, ये क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। ये अगर ईस्ट है और ये साउथ है, ये क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। और ये अगर आपकी ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो आपकी नई डायरेक्शंस निकल के आ गई उसी टाइम पे। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि वेस्ट बिकम्स व्हाट, तो आपको सिंपल बताना है कि वेस्ट क्या बन जाएगा। तो वेस्ट था कहाँ पे ये, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसे ही उसके बाद आपको और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मान लो, हाँ, आपको डायरेक्शंस वगैरह भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लो आपको बोलेंगे कि आप सबसे पहले
आप कहीं पे खड़े थे, आपने सबसे पहले नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन 10 मीटर चले, मान लो आप गए नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ ऊपर जाओगे ऐसे, तो ये 10 मीटर चले। फिर वो आपको बोलेंगे आप वहाँ से लेफ़्ट टर्न मुड़ गए। अब खुद सोचो ये आपकी लेफ़्ट कौन सी होगी इधर, तो बोलेंगे 5 मीटर आप लेफ़्ट टर्न मुड़ गए, ये आगे 5 मीटर। अब आपसे यहीं पे क्वेश्चन हो सकता है कि आप जो इनिशियल जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था वहाँ से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पे अभी आप पहुँचे हो 5 मीटर जाने के बाद, यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बन सकता है कि ये बताओ वहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आती ही है आपको, यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है। जब भी आप राइट या लेफ्ट टर्न लेते हो तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये 10 है, ये 5 है, तो ये कितने होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 100 प्लस 25, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 125। समझ रहे हो? तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही मान लो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि जब आप 5 मीटर इधर, 10 मीटर इधर चले थे, 5 मीटर इधर चले थे, अब बताओ कि जब आप यहाँ पे पहुँच गए हो उसके बाद वहाँ से जो ओरिजिनल आपकी डेस्टिनेशन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो आपके वहाँ से कौन सी साइड पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे यहाँ पे पूछ रहा है ना कि यहाँ पे वो कौन सी साइड पड़ रहा है। तो सिंपल देखो, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। तो ये ईस्ट आ गया, ये साउथ आ गया, और ईस्ट और साउथ के बीच में आपके इधर पड़ रहा है ना। अगर आप पीछे वाली साइड देखोगे कि उस साइड मुंह मोड़ के कि जहाँ से आप चले थे वो कौन सी साइड है आपकी, तो वो कौन कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसमें इंसान गलती कहाँ पे करता है, वही राइट और लेफ्ट टर्न में ही होता है सारा का सारा मसला। और दूसरा होता है कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया डिस्टेंस का आपको, कि आप सबसे पहले इधर गए 10 मीटर, मतलब कौन सी साइड है ये आपकी, आपके ईस्ट की तरफ 10 मीटर, फिर वहाँ से आपने राइट लिया। तो जब इधर जा रहे हो तो राइट लोगे, नीचे जाओगे, मान लो आपने यहाँ पे लिया फिर कितना, 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से चले गए, जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ से आपने दोबारा से राइट ले लिया, तो आपका राइट कहाँ होगा, इस साइड पे। तो मान लो आपने यहाँ से लिया 25 मीटर, ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब वो आपको पूछ रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। ये वाला डिस्टेंस आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ए से लेके और ओ तक जहाँ तक आप पहुँचे हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो। ये अगर 10 मीटर है, इसके बिल्कुल यहाँ पे ये भी कितना होगा, 10 होगा, लेकिन ये टोटल आपको 25 दे के रखा है। तो आप खुद सोचो, ये अगर 10 है, ये भी 10 था, अब ये वाला डिस्टेंस जो है ये इसके बराबर होगा बिल्कुल, ये कितना था 15, तो ये भी कितना हो जाएगा 15। अब ये अगर 10 है, ये टोटल कितना था 25, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 था, उसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो पीछे कितना बच गया हमारा 15। तो मुझे पता चल गया ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 15 बजे 225 प्लस 225 कितना हो गया, 550 का स्क्वायर रूट, वो आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये हाइपोटेन्यूज ये कैसे पता चलता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये क्या है, अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो आपको तो ज़रूरत नहीं है समझाने की, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं और जिनको भूल गया हुआ है कि क्या होता है, वैसे पाइथागोरस तो हर पेपर में आता ही है। तो जैसे मान लो ये वाला आपका एंगल है, जो एंगल इसके अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारा बेस, ये होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इन दोनों से हमेशा बड़ी होगी, परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा बड़ी होगी। और हाइपोटेन्यूज जब भी निकालनी हो, अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो वो निकलता है हमेशा जो बाकी की दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर, लेकिन उसका रूट भी साथ में। कहने का मतलब सिंपल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सिंपल ये याद रख लो। तो जब भी हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो ये स्क्वायर पार जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है। अब देखो यहाँ पे बेस का स्क्वायर, मतलब इसका लिखना आपको बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है। उसके बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की अगर बात करें, अब ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से जाने पहले एक क्वेश्चन आप अपने लिए लिख लो जिसका आंसर आपको निकालना है इसी के ऊपर ही, ठीक है। फिर हम ये क्वेश्चन भी कर लेंगे जो आपको वहाँ पे दे रखा। मान लो एक लड़का है, उसका नाम है अतुल, ठीक है। वो चलता है, ही वर्क्स 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, टर्निंग टू द लेफ़्ट, फिर वो लेफ़्ट मोड़ है, ठीक है। ही वॉक्स 30 मीटर, देन टर्निंग राइट, he walks 10 meter, and then turning right, he walks 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये ज़रा ख़त्म ही नहीं हो रहा, फिर
देन टर्निंग राइट ही वॉक्स 30 मीटर एंड स्टॉप। ठीक है, अब आपको बतानी है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इन विच डायरेक्शन इज ही स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। ठीक है, आई होप कि आप आराम से निकाल लोगे अगर आपको सिंपल सा उतना पता है। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम में असल में जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है ना, उसमें इससे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दे के रखे हुए हैं, सिंपल ये वाले टॉपिक हैं। इसके बाद वो स्पीड डिस्टेंस टाइम का था, वो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दी थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब वो देख सकते हो स्पीड डिस्टेंस और टाइम के ऊपर क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं। और बाकी जितना भी आपका रीजनिंग के टॉपिक थे वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस वहाँ पे करवा दिया था। बाकी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में ये वाली जो हमने चीज़ें ऊपर पढ़ी है ना, इसी को ही रिपीट करते हैं जनरली। जैसे और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पूछ लेंगे, जैसे कॉमन ये जो आपके फ्रैक्शंस वगैरह हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब फ्रैक्शंस में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो जैसे आपके मान लो कॉमन फ्रैक्शंस कैसे है। थैंक यू, मैं पानी पी रहा था, सॉरी। तो आप देखो 5/8, 9/13 और 11/17, ये आपको तीन दे के रखे हैं, पूछा कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप डिनोमिनेटर पहले सेम कर दो उनके। सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर आप डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो तो वहाँ से पता चल जाएगा कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 1/3 और 7/3, इनमें जिसका अब अगर डिनोमिनेटर इनके सेम है तो जो न्यूमिनेटर में बड़ा होगा वही वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी, पहला तरीका। दूसरा ये है कि आप इनके सीधे डेसिमल्स में आंसर निकाल लो, वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो 8 7 56 होगा, 8 6 48 हो गया। ठीक है, तो मतलब 0.6 में आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 13, यहाँ पे भी 0.6 में आ रहा है। यहाँ पे देखो कितने में आ रहा है, 0.6 में ही आ रहा है। तो यहाँ से आप पॉइंट से तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते क्योंकि टाइम लग जाएगा आपको। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, 13, 17 और 8 का, वहाँ से आपको उसके बाद इसको कॉमन, मतलब वही प्राइम वगैरह करके, या फिर आप इसको कॉमन बना लो 8, 13 और 17 में, और उस हिसाब से इनको पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लो, फिर देख लो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और उसके बाद एक तरीका होता है कि आप क्या कर लो, इसका शॉर्टकट। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट समझाने जाऊँगा तो लंबा हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर ना एक बना के रखी है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट्स। ठीक है, तो शॉर्ट्स में मैंने वीडियो डाल रखी है इस टाइप में, डिसेंडिंग असेंडिंग आर्डर के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, अब वो देख लेना। ठीक है, शॉर्टकट के लिए 13 5 ज़रा आ गया हमारा 65, 9 8 ज़रा कितना होगा 72। अब 72 बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 9/13 जो है वो बड़ा है किससे, 5/8 से। तो ये तो मुझे पता चल गया कि 5/8 से ये बड़ा है, एक चीज़ पता चल गई। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, 9/13 और 11/17 को, 9/13 और 11/17 को, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये आ गया 17 9 ज़र 153 और 13 11 ज़र होता है यानी 1 तो 143। तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब 9/13 किससे बड़ा है, 11/17 से। 9/13 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 11/17, ये भी हमें पता चल गया। इसका मतलब 9/13 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 9/13 होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में सब जिसमें 9/13 सबसे बड़ा होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो इसका मतलब पहली पोजीशन पे 9/13 आएगा। फिर दूसरी पोजीशन पे कौन आएगा, तो इन दोनों को कंपेयर करके देख लो, मतलब 5/8 को और 11/17 को। तो क्या करोगे, 17 इंटू 5, 11 इंटू 8, 11 8 88 हो गया, और 17 इंटू 5 कितना हो गया, 7 5 35, 3 85। तो बड़ा कौन सा है, ये इसका मतलब 11/17 इज़ ग्रेटर देन 5/8। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये भी तरीका है, ये जो स्टैंडर्ड तरीका वो बता रहा हूँ मैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, या इसी में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपको ये वाले क्वेश्चन भी, जैसे लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे मान लो किसी क्लास में एक क्वेश्चन लिख लो, इन ए क्लास
3/4 of students do not know either इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो किसी क्लास में जो 3rd 4th हैं वहाँ के स्टूडेंट, मतलब 75% जो हैं, उनको ना ही इंग्लिश आती है ना ही हिंदी आती है, इंग्लिश और हिंदी बोला है। लेकिन बट 1/6 जो है, 1/6 ऑफ स्टूडेंट्स नो इंग्लिश। ठीक है, 1/6 को इंग्लिश आती है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स नो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इफ स्टूडेंट्स who know Hindi are 1/8 of total students in the class। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि आपके मान लो कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 100 की मान लो, अपने से मानना ही है हमें। इन ए क्लास 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें यह पता चल गया कि 100 में से 3/4 कितना हो गया, 75। तो 75 लोगों को इंग्लिश और हिंदी नहीं आती है, लेकिन 1/6 मतलब 100/6 जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या आता है, इंग्लिश आती है। ठीक है, तो इसको 600 मान लो ताकि इसके फैक्टर में भी आ जाए। या ऐसा ले लो कि जो 6, 8 और 4, क्योंकि एक आपके पास 3/4 दे रखा है स्ट्रेंथ, दूसरी दे रखी है 1/6 और तीसरी दे रखी है 1/8। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप इन तीनों का एलसीएम ले लोगे ना 8, 4 और 6 का, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 12, 16, 24। ठीक है, 24 से हो जाएगा। 8 3 24, 4 6 24, 6 4 24। तो ये बन जाएगा आपका 4/6, 4/24। ये बन जाएगा आपका 6 3 18/24 और ये बन जाएगा आपका 3/24। ठीक है, तो इसका मतलब 240 स्टूडेंट्स मान के चल सकते हो। तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए अपान में। नहीं तो दूसरा तरीका भी अभी बता रहा हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो हमें क्या निकालना है कि ये बताना है कि इंग्लिश और हिंदी कितने जानने वाले हैं। इफ़ स्टूडेंट्स को नो हिंदी आर 1/8 ऑफ द टोटल स्टूडेंट। तो ये भी बता दिया कि हिंदी को जानने वाले कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है हमारे पास, पहला हम सबसे पहले लिख लेते हैं उसने दिया क्या गया था। उसने बोला कि जो 3/4 हैं, ठीक है, ठीक है, वो नहीं जानते किसको, इंग्लिश और हिंदी को। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या आइडिया लगा कि जो बाकी बचे हुए हैं 1/4 ही बचेगा ना पीछे। अगर 3/4 टोटल 1 ही मान के चलते हैं ना, उसमें से 3/4 अगर इंग्लिश या हिंदी को नहीं जानते हैं या नहीं आता है उनको इंग्लिश और हिंदी, लेकिन 1/4 को तो आता है ना। तो 1/4 वो हो गए जिनको इंग्लिश और हिंदी आता होगा या दोनों आते होंगे। ठीक है, ये आइडिया हो गया हमें। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी थी कि 1/6 जो है टोटल क्लास की स्ट्रेंथ के, 1/6 जो है क्या था, 1/6 क्या करते हैं, 1/6 स्टूडेंट वो नो इंग्लिश। ठीक है, तो 1/6 जो है वो किसको जानते हैं, इंग्लिश को। और हिंदी के कितने थे, 1/8। तो 1/8 किसके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1/6 को इंग्लिश आती है, 1/8 को हिंदी आती है, 1/4 ऐसे हैं जो दोनों को जानते हैं और 3/4 ऐसे हैं जिनको इंग्लिश और हिंदी नहीं आती है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखी थी मुझे वो ऐसे लिखनी है सबसे पहले कि दे क्या क्या रखा है मुझे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ मुझे पूछा क्या है। तो मुझे क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो मुझे ये बताना है इंग्लिश और हिंदी में को जानने वाले टोटल कितने हैं। अब देखो ये तो बेचारे जानने वाले नहीं है ना 3/4, तो इनको हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई नहीं जानते हैं। लेकिन ये वो हैं जो दोनों जानते हैं, इंग्लिश और हिंदी। कौन से, 1/4। ठीक है, इसमें से मैं सबसे पहले निकालूंगा जो सिर्फ इंग्लिश को जानते हैं। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पूछा है ये बताओ कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी जानने वाले दोनों को मुझे तभी पता चलेगा क्योंकि इसमें या तो इंग्लिश हिंदी वाले भी थे और दोनों वाले भी थे। तो मैं इसमें से इन दोनों को माइनस कर दूंगा, मतलब 1/4 में से मैं माइनस करूंगा 1/6 और -1/8। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो मेरा आंसर आ जाएगा ये 1/24। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि टोटल कितनी परसेंटेज है जो
हाँ, क्लास में कितने हैं, ठीक है, जो दोनों के दोनों जानते हैं। ये मतलब जिस इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका यही है, नहीं तो इसका मैं एक शॉर्टकट निकाल के ले आऊँगा आपको। जब एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आपको ये सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसका शॉर्टकट क्या होता है करने का। लेकिन बेसिक मेथड इसका यही है करने का कि सबसे पहले ये देख लो कि आपको दिया क्या क्या है। अब जहाँ पे दोनों के दोनों का जिक्र है ना कि इंग्लिश और हिंदी या दोनों, 1/4 की बात की थी उसने, तो यहाँ पे हमें ये एग्जैक्ट नहीं था पता कि इसमें 1/4 में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले या तो आप एलसीएम ले लो नीचे 4, 6, 8 का, वहाँ से आपको टोटल पता चल गया कि टोटल 240 बंदे हैं। अब वहाँ से भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो 240 के 3/4 कितना होगा, 180। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि 180 बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश और हिंदी नहीं आते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, इन क्लास 3 स्टूडेंट डू नॉट नो आइदर इंग्लिश आर हिंदी, तो ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, ठीक है, या मतलब इंग्लिश या इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती। तो 180 तो वो होगी जिनको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट नहीं आता है। 1/4 240 का कितना होगा, 60। इसका मतलब 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश और हिंदी दोनों आते हैं, या इंग्लिश आती होगी या हिंदी आती होगी। फिर 1/6 आ गया, 240 का कितना, 40। तो 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है। फिर 1/8 आ गया, मतलब 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ हिंदी आती है। तो ये आगे इंग्लिश वाले जिनको सिर्फ इंग्लिश आ रही है, ये आगे सिर्फ हिंदी वाले। ये 60 हैं जिनको इंग्लिश और हिंदी दोनों आ रहे हैं, या इन दोनों में से कोई एक आ रहा होगा। तो मुझे ये जिनका तो मतलब ये 180 तो वो हैं जिनको या तो इंग्लिश नहीं आ रही या हिंदी नहीं आ रही, इनको तो बाहर निकालो, इनकी तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में मुझे मतलब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, मुझे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो दोनों को मतलब जो इंग्लिश और हिंदी दोनों को जानते हों, बोथ वाले, वो 60 प्लस समथिंग होंगे। तो कहने का मतलब ये जो 40 और 30 है ना, मुझे ये माइनस करने पड़ेंगे, किस में से, इसमें से। मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत कर दिया शायद, मल्टीप्लिकेशन कहीं पे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हम बाद में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें शायद मैंने कुछ गलती कर दी है बीच में। तो इसके लिए मैं अलग से ले आऊँगा छोटी सी वीडियो 3-4 मिनट की, जिसमें आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चंस का बता दूंगा कि कैसे किए जाते हैं अच्छे से, ठीक है, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढूंगा। ऐसे तो मतलब इसका ये है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से करोगे तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ भी होते हैं। इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं कि हमें टोटल का पता है, ये इसमें ये है, इसमें ये है, वैसे करके भी वेन डायग्राम जब पढ़ेंगे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन वेन डायग्राम उसके आपका सिलेबस में है नहीं है वैसे, ठीक है। तो अब देखो, अब हम देख लेते हैं कि जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं, तो हमारा रीजनिंग का ये टॉपिक करने के बाद क्या वो हमारे क्वेश्चन निकल भी रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, किधर गया, निकल जा भैया। सो क्वेश्चंस देखो, अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सॉरी, ये देखो, ए मैन गोज़ 5 किलोमीटर ईस्ट। तो सबसे पहले ऐसे यहाँ पे 5 किलोमीटर गया इधर, देन ही टर्न राइट, यहाँ से राइट गया एंड गोज़ 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ गया 4 किलोमीटर। देन ही टर्न लेफ्ट। अब मुझे खुद बताओ, वो जब इधर मुड़ा हुआ तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इसका राइट ही होगा, लेफ्ट ही होगा, मतलब इस साइड जाएगा। टर्न एंड गोज़ 5 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो सिंपल बताना ये कौन सी तरफ देख रहा है, तो जिधर गया था उधर ही देख रहा है बेचारा अभी तक भी, ठीक है। तो सबसे पहले ये किधर गया था, ईस्ट की तरफ गया था, तो अभी भी ये किसकी तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ ही देख रहा है। नेक्स्ट देखो, सिटी डी इज़ टू द वेस्ट ऑफ द सी। तो ये उसके बाद सिटी आर इज़ टू द साउथ ऑफ सिटी डी। इफ सिटी के इज़ टू द ईस्ट ऑफ सिटी आर, इन विच डायरेक्शन सिटी के लोकेटेड इन रिस्पेक्ट टू द सिटी डी। सिंपल है बिल्कुल, कहने का मतलब सिटी डी इज़ टू द वेस्ट ऑफ सिटी एम। तो सिटी डी की बात कर रहा है कि जो सिटी डी है ना, वो वेस्ट साइड पे है एम के। मान लो एम यहाँ पे है, तो ये वेस्ट साइड पे होगी, तो मतलब यहाँ पे होगी, तो सिटी डी आपकी वेस्ट साइड पे है एम के। अच्छा, उसके बाद सिटी आर इज़ टू द साउथ ऑफ सिटी डी। सिटी आर इज़ टू द साउथ ऑफ सिटी डी, तो यहाँ पे आ गई आपकी सिटी आर, क्योंकि साउथ पे है, वो डी से साउथ पे है। इफ़ सिटी के इज़ टू द ईस्ट ऑफ सिटी आर, आर के ईस्ट में कौन है, के है, ये बोल रहा है ना, के इज़ टू द ईस्ट ऑफ सिटी आर। तो के को जो है वो आपके ईस्ट में है, तो ईस्ट में होगा तो मतलब इस साइड पे होगा, ये आ गया आपका के इज़ टू द ईस्ट ऑफ सिटी आर। उसके बाद देन इन विच डायरेक्शन इज़ द सिटी के लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू सिटी डी। तो के की डायरेक्शन पूछी हुई, इन विच डायरेक्शन इज सिटी के लोकेटेड इन रिस्पेक्ट टू सिटी डी। तो डी के हिसाब से ये कौन सी साइड पे है, ठीक है। तो आप सिंपल बता दो, ये वाली कौन सी साइड है आपकी, ईस्ट, ये कौन सी है, साउथ, तो ये क्यों होगी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। इफ़ ए बाई गोज इन साउथ डायरेक्शन, मान लो पहले साउथ में गया, देन ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट। मुझे खुद बताओ, जब वो साउथ में जा रहा था उसका लेफ्ट कौन सा होगा, बताओ शाबाश। इधर मुड़ा हुआ है, तो ये जब इधर मुड़ा होगा इसका राइट ये, लेफ्ट ये, तो इधर गया होगा।
तो वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ा, देन ही टर्न्स टूवर्ड लेफ्ट एंड ट्रैवल फॉर सम डिस्टेंस, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट। तो यहाँ से राइट कौन सा होगा, नीचे की तरफ। खुद सोचो ना, यहाँ पे मुंह इधर मोड़ लो अपना, तो राइट ये होगा ना आपका। टर्न ही राइट एंड मूव सर्टन डिस्टेंस, एट लास्ट ही टर्न लेफ्ट। तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ा है, तो खुद सोचो लेफ्ट कौन सा होगा, ये जब इधर मुड़ा हुआ तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो इधर मुड़ गया वो, किधर पहुंचे थे, एट लास्ट ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल अगेन फॉर सम डिस्टेंस। तो यहाँ तक। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, तो अब बताओ है कौन सी तरफ जा रहा है वो बेचारा, तो वो तो इसकी तरफ जा रहा है। तो मतलब बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन है आपको जो डायरेक्शन के ऊपर है। उसके बाद देखो क्लॉक को है ऐसे लिखा जाता है, तो बताओ लोटस को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बेसिक मेथड मैंने आपको सिखाया वैसे ट्राई करके देख लो। ये वाले क्वेश्चंस भी आप मुझे आंसर बताओगे। इन सर्टन कोड लैंग्वेज नीता इज रिटन एज दिस, देन इन वर्ड विच, इसको बताओ कैसे लिखेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं है। ये जो पॉइंटिंग टू द वही है ना, तो इसके लिए आप कोशिश करना, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया नहीं है कोई भी, लेकिन ये आसान होता है। जैसे मान लो ये क्या बोल रहा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बोल रहा है पॉइंटिंग टू ए वूमेन इन द फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ में कोई वूमेन है, तो मतलब नेगेटिव है कोई। ठीक है, मतलब ऊपर उसके 9 है। अच्छा, पॉइंटिंग टू ए वूमेन इन द फोटोग्राफ, तो इसका मतलब कोई बंदा होगा जो पॉइंट कर रहा होगा। इसको मैं एक्स मान रहा हूँ, तो एक्स क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है अपनी फिगर किसकी तरफ, इसकी तरफ। तो अब देखो पॉइंटिंग टू ए वूमेन इन द फोटोग्राफ राजेश सेड। अब देखो राजेश ने ये बात कही है, पॉइंटिंग टू ए वूमेन इन द फोटोग्राफ राजेश सेड, तो इसका मतलब एक्स जो है ये कौन है यहाँ पे, हमारा राजेश है। ठीक है, तो राजेश ने क्या बोला, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर। तो जो स्टेटमेंट दी है उसके हिसाब से चलो, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, तो इसका जो ग्रैंडफादर होगा, मतलब इसका तो पहले एक फादर होगा यहाँ पे, फिर ऊपर होगा यहाँ पे ग्रैंडफादर। ठीक है, अब बोल रहा द ओनली डॉटर, इसका मतलब इस ग्रैंडफादर की सिर्फ एक ही लड़की थी। ठीक है, तो वो ये लड़की आ गई। द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज़ माई वाइफ, ये बोल रहा है कि ये जो लड़की थी ये मेरी वाइफ है। ये कौन है, राजेश बात कर रहा है। अब ये पूछ रहा हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमेन, ये जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा था राजेश, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाया था, ये इसकी क्या लगती है। खुद सोचो, इसका ग्रैंडफादर की सिर्फ ये बेटी थी, जिसका ये हस्बैंड है, तो ये इसका क्या लगा है, ये इसका बाप ही लगेगा बेचारा। था हाउ इज राजेश रिलेटेड टू वुमेन, तो फादर होगा। तो इस टाइप में ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा के रखे हुए हैं ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन की शायद आधे घंटे की वीडियो, उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं। अब यहाँ पे उन लोगों को समझ आई होगी जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ा डायरेक्ट बताने की बात की है, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, सिंपल आपको खुद को वहाँ पे रखना है और उस हिसाब से जनरेशन के हिसाब से चलना है कि फर्स्ट जनरेशन ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। 3 के 3 क्वेश्चन वैसे ही हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले ही, ये आपको करके मुझे भेजना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो ज़रा, ये वाला। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए वुमन सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। ठीक है, मदर्स मदर, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द मैन। आसान है बिल्कुल ये। ठीक है, ये देख के आप कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देख ली रीजनिंग के उतने डिफिकल्ट नहीं थे, और ये तो हमने शुरू में ही देख लिए मैथ्स। तो अब देखो मैथ्स और रीजनिंग मैंने आपको करवा दिया है, तो मैं ऐसा मतलब मान के चल सकता हूँ, और मुझे उम्मीद भी है कि आप कम से कम इन 20 मार्क्स में से, जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आपको 22 को हो रहा है, आप कम से कम ताकि 18 मार्क्स लेके आओ, कम से कम। क्योंकि मैंने कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं है। ठीक है, और कोशिश की है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की। अगर अब भी आपके मार्क्स ना आए तो आपकी अपनी मर्ज़ी है यार। ठीक है, आपका काम है आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर नहीं कोई टॉपिक समझ में आ रहा तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करो, मैं आपको फ़ोन के ऊपर समझा दूंगा जो भी टॉपिक जिसमें आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।